हम जब भी कोई रिपोर्ट बनाते थे ऑर्गेनिक की, हमेशा लाइमलाइट नंबर 1 पे होता था। 90% ऑफ द टाइम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे गुजरता था। इनके तो पिंक के शेड भी यूं लगे होते हैं, उन्हें पता होता है कौन सा शेड है ये। स्मार्ट जो उनका प्राइस पॉइंट है ना, वो वेस्टर्न वेयर के अंदर है। साया will be a big competition to Limelight in coming 2 years. सो उस वक्त कोई भी ब्रांड अपनी मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीनें लगाने का नहीं सोच रहा था। तो अलकरम स्टूडियो है, गुल अहमद है, खाड़ी है, सफ़ायर, निशात। साया अभी अपनी कोर में टेक्सटाइल में स्टिचिंग की जो वर्कर्स की पीस रेट की पेमेंट थी वो वीक में 2 दफ़ा किया करता था। तरह एक ब्रांड था फुटलिप, उसने कहा कि यार मुझे किसी मॉल में जाना ही नहीं है क्योंकि मेरी ऑडियंस मॉल में तो आती नहीं है। अरे सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइट लिंक मुझे इसके अंदर मिला। शॉर्ट कुर्ती कोई ब्रांड नहीं कर रहा था, इन लोगों ने बाकायदा उसको हाईलाइट किया। शॉर्ट कुर्ती की वजह से 8% उसको भी उन्होंने किया। लेकिन मैं हैरान हूँ, बैग की परसेंटेज इनकी कम हो गई है, पहले बैग की परसेंटेज ज़्यादा थी। सर टिकटॉक पे कोई ऐड नहीं था, टिकटॉक पे ऐड नहीं चला रहे और फॉलोअर भी सिर्फ 30,000 लेके आते हैं और उसको कन्वर्ट करवाते हैं फेसबुक के ऊपर। एवरीवन, दिस इज अहमद काजी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई-कॉमर्स बैठक। और आज की बैठक है बहुत ही ज़बरदस्त, और जिस तरह आप लोगों को हमें प्यार मिल रहा है, हमने इससे पहले 3 केस स्टडीज़ की हैं। सबसे पहले थी आसिम जोफा के ऊपर, फिर इम्तियाज़ के ऊपर, और लास्ट वन वाज ऑन आउटफिटर्स। तो आप लोगों की जितना प्यार मिल रहा है, जितने कमेंट्स आ रहे हैं, जितनी डिस्कशंस इसके ऊपर हो रही हैं, लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपस में ऑर्गेनाइजेशंस की जो चीज़ें हैं, लूप होल्स हैं या अच्छाइयाँ हैं, वो हाईलाइट होकर आगे आ रही हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है बैठक का सिलसिला, बैठक कहानी में चल पड़ा है। ये एपिसोड आप तक पहुंचाने में हमारी सपोर्ट करता है द वर्टिकल ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करता है इंस्टॉलमेंट्स पे लाहौर के अंदर। और अगर आप भी अपना ऑफिस लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पे लाहौर के अंदर, तो वर्टिकल से बेहतरीन जगह कोई नहीं है। और अगर आप रिटेल शॉप्स भी देख रहे हैं गुलबर्ग में, तो एलिवेशन के नाम का इनका एक प्रोजेक्ट है, तो ज़रूर देखिएगा thevertical.pk पे डिटेल्स। बैठक कहानी आज जो है, जिस तरह आप लोगों को रीजन में पता चल गया होगा, वो है लाइमलाइट में। आज स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ आतिफ मुनीर साहब, CFO इस वक्त करंटली हैं साइलो ग्रुप के। इससे पहले बहुत ज़बरदस्त इनका पोर्टफोलियो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंडस्ट्री का उठा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आतिफ साहब ने वहाँ काम किया हुआ है, चाहे वो रियल स्टेट है, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, चाहे वो रिटेल इंडस्ट्री है। बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है। हम हमारे मेंटोर हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखते हैं, समझते हैं। आज भी मशवरे इनसे ले रहे होते हैं, बहुत से स्टार्टअप्स इनसे मशवरे ले रहे होते हैं बाकायदा से। हमारे पास बल्कि कुछ ब्रांड इस तरह के आ चुके हैं यहाँ पे, जो कह रहे थे कि वो भी इनसे मशवरे लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है। लाइमलाइट के अंदर ये CFO रह चुके हैं, तो इनसे अच्छा लाइमलाइट का आज तस्करा कोई नहीं कर सकता। तो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, और जैसे आपको पता चल गया कि आज का जो ब्रांड कहानी का मकसद और जो टॉपिक है वो है लाइमलाइट। तो लाइमलाइट ब्रांड के बारे में आज हम बात करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री के अंदर आया, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वहाद साहब ने मिल के अपनी वाइफ के साथ फैशन डिज़ाइनिंग का जिनका सेंस था, किस तरीके से उन लोगों ने इस ब्रांड को बनाया। ना सिर्फ बनाया बल्कि मल्टी अदर ब्रांड्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और जिनकी बहुत बड़ी बड़ी लेगेसी है, उसके साथ ला के ना सिर्फ खड़ा किया बल्कि उसको बहुत ज़्यादा ग्रो किया। बैठक कहानी में इस किस्म की जो स्टोरीज़ हैं वो दिखानी और बतानी इसलिए ज़रूरी हो गई हैं क्योंकि आज मैंने देखा है कि बहुत लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या हम ई-कॉमर्स का कारोबार कर सकते हैं, क्या मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। यार, ये वो केस स्टडीज़ हैं, ये वो रियल हीरोज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने करके दिखाया है, जिन्होंने नाम बनवाया है, किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के बगैर, किसी बड़ी सपोर्ट के बगैर, कैसे ग्रास रूट से वो स्टार्ट हुए और ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी वो ब्रांड बनाया। तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हमें आउटफिटर्स की इससे पहले मिली। अब आज हम लाइमलाइट की बात कर रहे हैं। तो आज की जो बैठक कहानी होगी वो ज़रा लाइमलाइट के गिर्द घूमेगी। और एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आज हम सिर्फ बैठक की डायसेक्शन नहीं, ब्रांड कहानी में लाइमलाइट ब्रांड की डायसेक्शन नहीं कर रहे होंगे, उसकी रिटेल की बात, सेल की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसकी फेसबुक की, गूगल की डायसेक्शन कर रहे होंगे, उसकी स्ट्रेटजी की डिस्कशन कर रहे होंगे, उसकी मार्केटिंग में कैसे वो इस वक्त छा रहा है, क्या वो ऐसा कर रहा है जो दूसरों से नुमाया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का एपिसोड होने जा रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। और इस बैठक में मेरे साथ मेरे साथी मौजूद हैं। पैनलिस्ट में जहांगीर और हरदिल अजीज, उस्तादों के उस्ताद यामीन साहब भी मौजूद हैं, जिनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बोलता है, और जब ये बोलते हैं तो बड़े बड़ों की बोलती भी बंद हो जाती है। तो सर, सबसे पहले आतिफ साहब से मैं शुरू करूँगा। सर, लाइमलाइट पाकिस्तान में कोई मल्टी ब्रांड या कोई इस तरह से मल्टीनेशनल या कोई पीछे से कोई इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं है, कैसे सर ब्रांड स्टार्ट हुआ, क्या कहानी है, किस तरीके से वो आया और हम लोगों के लिए क्या उसमें मोटिवेशन हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कोई भी गुफ्तगू करने से पहले वाहिद तारिक साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी पूरी जर्नी बताने में मेरे से कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। समहाउ देखें जी, मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट करूंगा जो मुझे वाहिद साहब ने खुद अपनी ज़बानी अपनी एक जर्नी मुझे एक्सप्लेन की और बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस ब्रांड को एनविजन किया। और फिर जैसा कि अभी हैदर जिक्र कर रहे थे कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने मेहनत करके उसको यहाँ तक पहुँचाया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, वाहिद साहब की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, ही वेंट फॉर हिज ग्रेजुएशन इन UK। और जब वो UK गए, छुट्टियों पे पाकिस्तान आए हुए थे, ही गॉट एन आइडिया
कि पाकिस्तान से उन्होंने कुछ बैग्स मैन्युफैक्चर करवाए और वो अपने साथ कैरी कर यूके लेके गए टू मीट हिज ट्रैवल एक्सपेंसेस और मे बी टू स्टार्ट एज एन एंटरप्रेन्योर। तो ये इस ब्रांड की जो स्टार्ट था वो ये जर्नी थी कि वो जो लोकल मेड मैन्युफैक्चर बैग्स थे, ही टुक देम टू यूके और वहाँ पर उन्होंने उनको सेल किया। उसके बाद जो ग्रेजुएशन करके वापस आए पाकिस्तान तो उन्होंने इस जर्नी को जारी रखा और अगर मुझे सही याद पड़ता है तो ही गॉट अ रैक इन एच करीम बख्श लिबर्टी, और उसमें एक रैक उन्होंने हासिल किया, वहाँ पर उन्होंने अपने बैग्स डिस्प्ले किए। देन और पहले वो बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे थे, ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन हिज ओन हाउस, जो गैराज के अंदर उन्होंने एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाया। देन आफ्टर मैरिज उनकी जो वाइफ है, शायद आपके नॉलेज में वो NCA ग्रेजुएट हैं, शी इज़ डिज़ाइनर हरसेल्फ, तो उन्होंने फिर साथ बुटीक का काम स्टार्ट किया और ये एक मेरा ख्याल है जर्नी थी। देन दे मेड सम कोलैबोरेशंस विद फ्यू अदर मल्टी ब्रांड मॉल्स और उन्होंने राजा साहब पर भी अपनी कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले की, अल्फतह भी अल्फतह में की प्रोडक्ट डिस्प्ले। फिर इस्लामाबाद का जो इनका स्टार्ट था वो इस्लामाबाद में एक साहब थे, उनका नाम भी अगर मुझे याद पड़ता आतिफ ही था, उनके साथ इन्होंने एक जॉइंट शॉप खोली इस्लामाबाद, आई थिंक जो इनकी जिना सुपर मार्केट है वो एक जॉइंट शॉप थी, वहाँ पर इन्होंने अपना डिस्प्ले किया एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये जर्नी है 2009 से मेरा ख्याल है इन्होंने स्टार्ट किया था और 2009 से लेकर जो ग्रोथ शुरू की इन्होंने, मेरा ख्याल है 2011 से ऑनवर्ड जो है इन्होंने शॉप्स अपनी बनानी शुरू की। शुरू में इन्होंने जैसे होता है दोस्तों के साथ मिलकर फ्रेंचाइज अरेंजमेंट्स की और एक कराची का एक दोस्त था उसके साथ कराची में शॉप खोली, इस्लामाबाद का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ, लाहौर की शॉप इन्होंने पहली जो है वो खुद खोली। दैट्स हाउ मेरा ख्याल है जर्नी स्टार्ट की। बट इस ब्रांड की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो उन दोनों हस्बैंड और वाइफ की ज़ाती मेहनत और काविश उसमें शामिल थी। वो जो उन्होंने ब्रांड की डिज़ाइनिंग, जो आज भी उनका एक जो मेरा ख्याल में उर्दू का एक बड़ा शकील सा वर्ड यूज़ करता हूँ तो तुर्रा इम्तियाज़ है, वो उनका डिज़ाइन है, उनका जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है। हम और बहुत सी चीज़ों पे उनको क्रिटिक कर सकते हैं बट जो उनकी प्रोडक्ट की डिज़ाइन और डेवलपमेंट है ना, वो मेरा ख्याल है सबसे की चीज़ थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने वहाँ पर रहते हुए 2017 और 18 में मैंने खुद भी उस चीज़ को कह लें कि आपकी आंखों से देखा कि जितनी मेहनत डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर भाज साहब और उनकी वाइफ खुद करते थे, मतलब उनका मेरा ख्याल है 90% ऑफ द टाइम प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे गुजरता था। और दूसरी एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो हर प्रोडक्ट को जो है ना जब तक दोनों खुद 100% उस पर एग्री नहीं हो जाते थे वो प्रोडक्शन में नहीं जाया करती थी। अच्छा, ये पहले मियाँ बीवी होंगे जो किसी एक चीज पे एग्रीड हो जाते होंगे। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बट वो बड़ी जबरदस्त होता है, तो पोल्स अपार्ट ही होता है हमेशा। नहीं, उनका बड़ा जबरदस्त एक जो है ना वो एक प्रोसेस उन्होंने रखा हुआ है, खैर वो शायद मैं डिटेल में भी इस वक्त नहीं एक्सप्लेन करता। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और अगर अब आज बात करें तो एक घर के गैराज से, या कह लें कि शोल्डर और मोटरसाइकिल से शुरू होने वाला ब्रांड, और जो बल्कि मुझे वो याद है वो कहता था जी मैं इधर लिबर्टी में जब बैग्स रखे वापसी पे निशात मॉल के अंदर एस्प्रेसो के नाम से एक कॉफ़ी शॉप हुआ करती थी बेसमेंट में, वहाँ बैठ के हिसाब करता होता था कि आज का क्या नेट हुआ जब वो निकलते थे अल्फतह से या एच करीम बख्श से। तो मतलब है कि हमें ये अभी तो ब्रांड नज़र आ रहा है लेकिन इसके पीछे आई एम श्योर जो भाज साहब की एक मेहनत और एक वो जो जज्बा था वो इसको लेके चला। और आई एम श्योर उनके वालिदैन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। जहाँ तक मुझे याद है हिज फादर इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और मदर सोशल वर्कर थी, काफ़ी जानी जाती थी लाहौर के अंदर, और उन्होंने सोशल वर्क के अंदर और उसके अंदर काफ़ी जो है ना वो उस ज़माने में वो काम किया करती थी। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सही सर, एक चीज़ जो मुझे नज़र आई ना, वैसे तो सारी बातें माशाल्लाह आतिफ साहब की इंफॉर्मेटिव थी, जैसे अगर आप गूगल देखें, आप माइक्रोसॉफ्ट देखें, आप एप्पल देखें, सारे स्टार्टअप्स जितने भी कंपनीज थी वो सब गैराज से शुरू हुई थी। तो ये जो गैराज था ना, मुझे इसने बड़ा अपील किया कि यार ये एक कंपनी पाकिस्तान की। अच्छा भाई समझे जरा बात को कि गैराज का मतलब ये है कि वो माशाल्लाह इतने बड़े घर में रहते थे कि जहाँ गैराज सेपरेट होता था। पाकिस्तान की जो मेजर पॉपुलेशन है वो गैराज जितने घर में रहती है, तो इसका मतलब है वहाज साहब या माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर था उनके घर इतने बड़े थे कि वहाँ पे गैराज थे। सही। अच्छा, दूसरा ये कि सर ने ना तुर्रा इम्तियाज़ कहा था, तो मैं जनजी को समझा दूं, तुर्रा इम्तियाज़ मीन प्राइड। सर गिराज से मुराद तो मैं ये कहूँगा कि यार देखो, गिराज चाहे बड़े घर के अंदर गिराज हो या किसी छोटी सी जगह पे आप बैठ के सेटअप करें, बात यह है कि यार वो चीज़ स्टार्ट करना एक अपने पैशन के साथ। देखें पाकिस्तान में ना हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हम कहते हैं यार हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते, हम कर नहीं सकते, यार बाहर से सपोर्ट चाहिए, यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, या मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है सर, गिराज अपना नहीं है, किसी का तो है ना, वहाँ तो बैठ के काम कर सकते हैं ना। और जिसने भी यहाँ पे कामयाब हुआ है, जिसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं सर, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुए, कहीं ना कहीं उनकी वेवलेंथ मिली है। चले यहाँ पे सर हम ये कह सकते हैं कि इनकी वाइफ के साथ जो वेवलेंथ मिली, और वो जिस तरह बता रहे हैं कि जब तक वो डिज़ाइनिंग, लेकिन सर डिज़ाइन में खपती होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ लेके आना, वो यूएसपी लेके आना, वो यूएसपी लेके आपने माशाल्लाह सर कितने ज़बरदस्त ब्रांड्स में काम किया है, और वो ब्रांड्स ऐसे थे कि एंट्रेंस इस कैटेगरी में है ही नहीं,
वो एक ऐसी लेयर उन्होंने बनाई हुई है कि अगर लॉन है तो वो किसी ब्रांड के साथ सिनोनिम है कि भाई इसका मतलब ये जिस वक्त इन्होंने शुरू किया था ना, उस वक्त गुल अहमद की लॉन ही जो है वो आती थी, ठीक। और मैं उस वक्त गुल अहमद में था। सही। तो जब गुल अहमद की समर लॉन्च होती थी, गुल अहमद के स्टोर्स के सामने 8 बजे से क्यू बनना शुरू हो जाती थी कि ये सोल्ड आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा नहीं। सर, कोई ये क्रेज था इस टाइम पे सोच सकता है कि यार कोई लाइमलाइट जैसा कोई ब्रांड बन के आ सकता है ऐसे टाइम पे? जी। अच्छा, उस वक्त ये ब्रांड इसकी इनिशिएशन हुई थी। देखिए सर, आप जिस वक्त ज़माने की बात कर रहे हैं, मैं अगर थोड़ा सा उसी, जब आप कह रहे हैं कि ब्रांड उठ रहा था 2017 में, आई वॉज देयर इन लाइमलाइट, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2017 में जब, जिसको हम ब्लैक फ्राइडे कहते हैं या कोई ब्लैक फ्राइडे की सेल लगाता है या कुछ भी कहता है, वो लाइमलाइट सेल नहीं लगाया करता था। ये उसकी एक, वो कह लें कि हैबिट थी, स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। उसका प्राइस पॉइंट ऑलरेडी ये था कि वो सेल नहीं लगाता था। बट उन्होंने जब वो ब्लैक फ्राइडे की सेल लगाई 2017 के अंदर, तो उनके जो स्टोर्स थे सुबह 11 बजे खाली हो गए थे, लिटरली खाली हो गए थे वो स्टोर। मेरे पास शायद अभी भी कुछ वीडियोस पड़ी हों कि उसके बाद रीफिल करने के लिए जब वेयर हाउस से शॉप्स, ये MM आलम की उनकी जो 10th एवेन्यू की शॉप है, वहाँ पर स्टॉक जब वो अनलोड हो रहा था, तो अनलोड होते हुए ही कस्टमर्स ने या खवातीन ने जो है ना वो छीन लिए सेल्समैन से। बट दिस वाज द थिंग कि लाइमलाइट जब सेल नहीं लगाता था और फिर पहली सेल उन्होंने जब लगाई, और दिस हैपेंड विद देम कि 11 बजे स्टोर खाली हो गए थे। मैं ना इस लॉन के वास्ते मुझे काफ़ी मेरी यादें वाबस्ता हैं। गुल अहमद ने एक ऐड कैंपेन लगाई, मैं उस वक्त गुल अहमद में था, तो उन्होंने अपनी टैगलाइन दी, गुल अहमद लॉन दी ओरिजिनल लॉन। वो आज भी है सर, अच्छा। आज भी। तो उनके एक और कंपटीशन में एक ब्रांड थे खाड़ी। खाड़ी का मैंने सुना कि उनके ऑफिस में एक साहब ने लीक की थी मुश्तका के बाद कि वहाँ बात हो रही थी, क्यों ये ओरिजिनल बात है, बाकी क्या सारी कॉपियाँ बना रहे हैं, या हमारी लॉन ओरिजिनल ही है। मैंने कहा भाई जिसने पहले रजिस्टर करा लिया उसी का ही है। सर वो रजिस्टर्ड भी है अब, वो द ओरिजिनल लॉन का वर्ड उनके साथ रजिस्टर्ड है, और अब उनकी हर लॉन्च पे हर जिसमें वो जरूर लिखा हुआ होता है। तो ये उस तरह ये बड़े मजेदार चीजें हमें उस वक्त मिलती हैं। एक्चुअली सर, लाइमलाइट ने जो प्राइस पॉइंट ब्रेक किया था ना, वो प्राइस पॉइंट मीट करने के ही किसी में सकत नहीं थी उस वक्त ब्रांड्स की। अगर मिनिमम जो 2 पीस सूट, मुझे याद है निशात का, शायद उस जमाने में, मैं 2016, 17 या 15 की बात करूं, अनस्टिच सूट शायद 6000 रुपए का था, और वो लेस देन 1000 में अनस्टिच की शर्ट बेच रहे थे। उनका 990 रुपए का आज तक उनका जो फ्लैगशिप है ना, वो कुर्ती है, चाहे वो स्टिच है या अनस्टिच है। एग्जैक्टली। स्टिच की तो कहानी फर्क है ना। मैं ये अनस्टिच में बता रहा हूँ, उन्होंने जिस तरीके से वॉल्यूम्स की बेस के ऊपर मार्केट ब्रेक की, वो आज तक उनका मुकाबला कोई नहीं करा। स्टिच की तो कहानी ये है कि जितने में बाजार से आप कपड़ा नहीं खरीद पाते, उतने में वो स्टिच कुर्ती देते हैं अपने, जो है ना, वो उनकी जो मेन प्रोडक्ट है, जो बेसिक शर्ट उनकी होती है, वो स्टिच फॉर्म में मिलती है आपको। सर यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूंगा, ये कैसे, मैं भी यही पूछने वाला था ये कि अभी हम भी जैसे एक दफ़ा अभी कुछ अरसे पहले हैदर भाई और मैं बैठे पे एक ब्रांड के ऊपर ना, मतलब एक नई प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे कि यार इस प्राइस में हमने प्रोडक्ट निकालनी है। फिर हमने इधर उधर देखना शुरू किया, तो हमें नहीं समझ आ रहा था कि यार ये कैसे दे रहा है। एक्चुअली में जितने में वो बेच रहा है उतने में शायद हम सोर्स करने का देख रहे थे, यार ये इतने में दे देगा, ये इतने में मैं दे देगा। आज का भी ऐड, जब एड्स पे हम आएंगे तो आज भी 799 का ऐड चल रहा है सर उनका, 799 का। हाँ आज भी चल रहा है, मेटा का ऐड कैसे है। हो सकता है, मतलब कैसे देखिए, possible? एक्चुअली जब उन्होंने ये वाली क्या लेंगे ट्रिक को यूज करना शुरू किया अपनी, इससे पहले ये नहीं था। 2015 तक लाइमलाइट की जो वो आइडेंटिटी थी, शायद प्राइस पॉइंट्स नहीं था, बट हाँ बेस्ट डिजाइन जरूर उनकी एक जो है ना वो आइडेंटिटी थी। बट ये जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, ये वॉल्यूम्स की बेस के ऊपर थी, इतने ज्यादा वॉल्यूम थे। और फिर बात यह है कि ग्रे की सोर्सिंग से वो काम शुरू करते, बल्कि ग्रे के पीछे भी यान की सोर्सिंग से काम शुरू हो रहा है। मिडल मैन की एलिमिनेशन थी। मुझे अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ, 2017 के अंदर 15 उसकी मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीनें लाइमलाइट ने लगा ली थी 2016-17 के अंदर। सो उस वक्त कोई भी ब्रांड अपनी मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीनें लगाने का नहीं सोच रहा था। तो बट उनको लाइमलाइट की जो एक कह लें कि मिडल मैन की एलिमिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है ना, उसकी वजह से प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको इंटीग्रेटेड जो रिसोर्सेज थे उन्होंने कंबाइन किए और अपनी कॉस्ट को उस लेवल पे ले आए कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था इतनी में बनाना या बेचना। सर लास्ट डिस्कशन ये ना, एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है कि हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि यार आउटफिटर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, फिर उन्होंने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी, तो प्रोडक्शन की तरफ लग गए तो उनकी क्वालिटी डाउन हो गई। आज हम ये बात कर रहे हैं कि वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए वो कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो सर ये देखिए, मैं थोड़ी सी ना इसमें कुछ ऐसी इंसाइट हैं जो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास सारी न्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप मिडल मैन को जैसे करते हैं ना, जैसे आप यान परचेज करके उसको कन्वर्जन पे चलाते हैं, तो वो आपको इन हाउस प्रोडक्शन से सस्ता पड़ता है, ग्रे, ठीक। अच्छा, इसी तरह आप स्टिचिंग जब इन हाउस लगाते हैं तो और जो बेसिक अगर बनाते हैं
वो बाहर से सस्ता पड़ता है घर में। ये दो ही एलिमेंट बता रहे हैं, उसी पे उन्होंने खेल दिया। अच्छा, जिस स्केल पे वो जाते हैं ना, तो वहां पे 20% जो 5 से 7% न्यू कमर की आती है या जो मिडिल ब्रांड होते हैं उनकी आती है, इनकी तो पॉइंट्स में आती है। अब अगर मैं कहता हूं कि किसी का प्रॉफिट अगर एक प्रोसेस पे 5% वो वैसी बचत कर लेता है, तो सोचें जो जूनियर है या स्टार्टअप है उसको तो पहुंच भी नहीं सकता वो। मैं जब गुलाम अहमद था सर, वो एक सूट की सर जब एक प्रिंट का जब जाता था रोल, तो 35,000 मीटर का जाता था। अब सोचे वहां बी कहां से आएगा, था होता ही नहीं था बी। सर अच्छा, इसके अंदर अब आपने जैसे कहा कि इन हाउस के अंदर आपने कॉस्ट कंट्रोल कर ली, बहुत सस्ता भी कर लिया। सर क्वालिटी को कैसे इंश्योर करेंगे? बाहर वाला हो सकता है कि बेहतर क्वालिटी बना रहा हो, आपके पास उस तरह के कारीगर उस तरह की चीज़ होगी, क्वालिटी कैसे इंश्योर होगी? अच्छा देखिए, मैंने बड़े अरसे तक जाना कि उन्होंने जो फैब्रिक की या लॉन की प्रोसेसिंग थी पाकिस्तान के टॉप मिल्स में कराई। उसमें मेरी मदर कंसर्न भी शामिल है, जिस कंपनी के मैं काम कर रहा हूँ। ठीक, फैसलाबाद की भी टॉप मिल, कराची की भी टॉप मिल, क्योंकि उनके रन ही इतने बड़े थे, वो वहीं पे आ सकते थे, फिजिबल हो सकते थे, तो वो चलाई उन्होंने वहाँ पे। उनकी इंग्रेविंग, उनके कलर मिक्सिंग, और सर भी गवाही देंगे कि पाकिस्तान की टॉप मिल्स में उन्होंने प्रोसेसिंग कराई है। एग्जैक्टली। देखें, मैं एक दो चीज़ें और ऐड करूँ आपके नॉलेज के लिए। जो कॉस्ट कंट्रोल की बात हो रही है, स्टिचिंग की जो वर्कर्स की पीस रेट की पेमेंट थी वो वीक में 2 दफ़ा किया करते थे, वीक में 2 दफ़ा। वाओ, जो उनका स्टिचिंग वर्कर था 2017 में, आज का मुझे एग्जैक्ट कमाल है। दिस इज अमेजिंग। यानी कि अमेरिकन सिस्टम से भी वो तेज हो गए, यानी कि वीकली से भी बाई वीकली, वीक में 2 दफ़ा पेमेंट। तो और मज़े की बात, बिल्कुल रॉ डाटा के साथ वो लोग ये सारा काम कर रहे थे। यस, वी स्टार्टेड ऑटोमेशन, और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर और सारा कुछ लगा 2017 ऑनवर्ड। बट बगैर उस सिस्टम के भी, वो वजह क्या थी इसकी, इस वजह से वो जो आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो क्वालिटी ऐसे आती थी। अच्छा वर्कर वहाँ आता था, एक तो रेट अच्छे थे, दूसरा वहाँ पर पेमेंट इस तरीके से होती थी कि कोई भी वर्कर वहाँ छोड़ के जाने को तैयार नहीं था। मैंने वो फैक्ट्री देखी हुई है, वो सुबह 7 बजे ऑन होती थी। अगर हम लेट हो गए हैं, रात 10 बजे भी निकल रहे हैं, तो कुछ वर्कर उस वक्त भी बैठे हुए, उन्हें पता है अगले 2 दिन बाद पेमेंट मिल जाएगी। 1 महीने बाद, 1 महीने 7 दिन के बाद उनको पेमेंट मिलनी है, और उसका भी हिसाब होना है, और उसी वक्त पेमेंट वो रिसीव करके अपने घरों को जाएगा। अरे सर, मेरे लिए भी ये बड़ी मज़ेदार बात है मेरी लर्निंग में। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी अगर लोग कहते हैं कि पर मशीन 8 यूनिट पर मशीन ईस्टर्न वेयर का देती है, इस तरह तो 12 पे खड़े होते होंगे वो लोग। जो हाईएस्ट यील्ड है, कॉस्ट यूं नीचे आ जाएगी। और फिर उनकी, क्योंकि मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ उस वक्त शायद 40 शॉप्स और शॉप्स थी, लेकिन देखें ये चीज़ अचीव करने में उन्हें टाइम लगा, पर्सनल मेहनत की, सारा कुछ किया। और जब 40 शॉप्स पे पहुंच गए, वॉल्यूम्स उस लेवल के ऊपर चले गए कि इनका जो अनस्टिच का लॉन्च था वो शायद इसी एरा में आया था, 2017 में आया था। उससे पहले ये लोग अनस्टिच नहीं किया करते थे, या शायद बहुत थोड़ा वॉल्यूम था। उससे पहले स्टिच में, हाँ, 2014-15 में अनस्टिच का काम शुरू किया। और फिर जब शुरू किया, और पैन पाकिस्तान इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बनाया, अपनी शॉप से हट के भी दिया, उसकी वजह से इतने हैवी वॉल्यूम्स हिट किए कि वो प्राइस फ्रंट भी ब्रेक किया। और फिर जैसे मैं जिक्र किया गया, यान से लेकर, और वहीं पर उन्हें आइडिया आया कि मेरे पास अपनी डाइंग प्रिंटिंग मिल होनी चाहिए। और तो लगा लिया। 2017 में इसकी फिजिबिलिटी पे काम शुरू हुआ, लैंड प्रोक्योर हुई, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, उस वक्त मशीन्स की सिलेक्शन। मुझे याद है, अभी बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं हुई थी तो 2 कंटेनर मशीनों के आगे उस प्लॉट में स्टैक कर दिए गए थे। अभी बिल्डिंग का डिज़ाइन नहीं हुआ था। ही वाज दैट कीन ऑन द थिंग, प्लानिंग कि बिल्डिंग बनती रहेगी, मशीनों की प्रोक्योरमेंट पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। अच्छी मशीन, उन्होंने कहा कि पहले टायर मंगा लो, गाड़ी आ जाएगी। मतलब सर, एक होती है This is प्लानिंग, passion. एक होती है प्लानिंग, एक होती है एडवांस प्लानिंग। तो आप उस एडवांस प्लानिंग के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा, सॉरी टू कट यू, इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि ये प्लानिंग एक एडवांस भी जो है ना, वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज और मनी था, उसको थोड़ा सा किया जा सकता है। बट एनीवे, ही वाज दैट मच एंथुसियास्ट, सर के अंदर का सीएफओ जाग गया। ही वाज दैट मच एंथुसियास्ट कि यार इन्होंने तो टर्नओवर की बात कर मैंने दी इस प्रोजेक्ट को करना है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना सर के एम्प्लॉयज़ को अच्छा पे करके और महीने में या हफ्ते में 2 दफ़ा पे करके उन्होंने एक अच्छा टैलेंट अपने पास अट्रैक्ट किया। बहुत सी कंपनीज ना, ये हमने भी एक दफ़ा वर्किंग की, बहुत दफ़ा देखा भी है इस चीज़ को, कि इस बात के ऊपर फोकस करती हैं कि यार अपनी HR कॉस्ट को कम करो, HR कॉस्ट को कम करो। कई दफ़ा कंपनीज HR कॉस्ट को कम करने या श्रिंक करने के चक्कर में बहुत सा ऐसा रिसोर्स जो कि अच्छा होता है उसको लेट गो कर देते हैं। मेरा मानना यह है कि आप अपनी HR कॉस्ट को भले 1% है, आप उससे ऊपर जाने दें, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही जो रिसोर्स आपने इनटेक किया होता है ना, वो आपको ऐसा आउटपुट देता है कि आपकी ओवरऑल सेल, आपका ओवरऑल रेवेन्यू इतना बढ़ जाता है कि उतनी ही HR कॉस्ट फिर आपको वो कम लगना शुरू हो जाती है एज अ परसेंटेज। अच्छा, इसमें मेरे एक तजर्बा रहा, जब कोविड आया था ना सर फर्स्ट, तो उसके बाद उसमें हुआ था कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने ले ऑफ कर दिए थे।
तो जब रिस्टोर हुआ सारा कुछ तो फिर हायरिंग करनी पड़ी। तो मैंने उस वक्त सर ये किया था कि जिन लोगों को कंपनियों ने लेट गो नहीं किया था, मैंने उन्हें हायर किया था कि यार ये कैसे एसेट होंगे कि कोरोना में भी उन्होंने कहा था कि ये स्केलेटन हमारा बाकी रहना चाहिए। तो वो उस दौरान में बड़े शानदार लोग मिले। अच्छा सर, एक और ब्रांड है जिसका मुझे लगता है कि यार इन दोनों लैमलाइट और जेलबरी, इनका आपस में कंपटीशन होता है या नंबर गेम में, या तीसरा नंबर भी है, तीसरा ब्रांड भी है। कौन सा? साया? इन तीनों की इस वक्त जो साइकी है या बिजनेस स्ट्रेटजी है ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर मैं रेट करूं तो ज़्यादा यकीनन लाइमलाइट, फिर साया, फिर जलबरी, इस तरह ही सर आएगा। साया ऊपर क्यों ला रहे हैं आप? साया तो नहीं है। साया तो सर बहुत बाद में सर आया साया था। बाद में है। अगर मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा वो सर बाद में वो स्ट्रेटजी वो लेके चल रहे हैं ना, तो मेजरली अगर हम बात करें तो जेलबरी और लैमलाइट, हाँ। इसमें आप किसको रैंक करेंगे? पहले नंबर पे कौन है, जेलबरी है या लैमलाइट है, और क्यों है, रीजन क्या है? ऑब्वियस है लाइमलाइट है यार, इसमें तो कोई शक नहीं। देखें आज तो खैर बहुत एडवांस वर्जन में है, आप आज से 5, 7, 8 साल पहले भी चले जाएं तो कोई भी ब्रांड पाकिस्तान में मैचिंग के साथ स्टिच ट्राउज़र नहीं देता था। मैंने ऐसे इत्तेफाकन एक विजिट किया, मैं गिनना ही शुरू हुआ तो 35 के बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा दफ़ा करो, क्योंकि ये तो पता नहीं 50, 60 या 100 तक जाएगा कलर में। और उसके एवज में दूसरे ब्रांड देखता तो 7, 8 कलर से ऊपर नहीं जाते थे, सेफ प्ले। लेकिन जिस तरह ख़वातीन पहले नहीं लेके आती थी कि गलती से एक लेस खरीद ली, उस लेस के बाद जो है वो फिर सूट खरीदा, फिर जूते खरीदे। वो जो मैचिंग के लिए ना, वहाँ मैचिंग के लिए ट्राउज़र मिलना एक बहुत बड़ा काम था। तो ये मैंने पहली दफ़ा यहीं देखा था। क्या ये वो गैप था मार्केट का जिसको लैमलाइट ने अपनी सक्सेस के लिए इस्तेमाल किया? देखिए यार गैप तो स्टिल है ना। देखिए 25 करोड़ की आबादी को सर्व करने के लिए अभी भी जो ऑर्गेनाइज रिटेल है वो तो नाकाफ़ी है। अभी भी जो आप ऑर्गेनाइज रिटेल देखते हैं वो इससे तो बहुत बड़ी है जितना ऑर्गेनाइज रिटेल कर रही है। और वो टैक्स फ्री रिजीम है सारी की सारी, वहाँ पे कोई अप्लाई नहीं हो रहा, कहीं नहीं जमा हो रहा, कहीं कोई इस पर सख्ती कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओपनली खेल रहे हैं वो लोग। कैश पे इकॉनमी चल जी जी जी। लेकिन पॉपुलेशन बेस है ना, तो पॉपुलेशन बेस पे मैंने 2-3 साल पहले, मैंने 3 या 4 साल पहले मैंने स्टडी बनाई थी कि जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, उससे तो 10-12 गुना डिमांड थी। वो कहाँ से पूरी हो रही थी? वो यही छुपी हुई मिले, छोटी छोटी मिले, फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में, जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज FBI के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं। देखें लाइमलाइट ने जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि अनस्टिच के अंदर बड़े रन्स की मदद से, लेकिन जो स्टिच के अंदर उन्होंने मार्केट कैप्चर की हुई है वो वैरायटी की वजह से की हुई है। मतलब उनकी साइकी ये थी कि कस्टमर अगर 3 घंटे बाद लाइमलाइट की शॉप पे आए तो उसको शायद नई प्रोडक्ट नजर आ जाए। बट इस साइकी पे वो काम कर रहे थे। स्टिच के उनके रन्स को बहुत बड़े रन नहीं थे, छोटे रन थे, ताकि क्विकली रिप्लेनिश हो नया डिज़ाइन। और ऐसा है कि सुबह के वक्त कस्टमर आएगा तो उसको और डिज़ाइन मिलेंगे, शाम को आएगा तो कोई 2 सूट न्यू अराइवल के उसको नजर आएंगे। तो दिस इज हाउ दे कैप्चर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी उनका प्राइस पॉइंट, कि जितने के अंदर आप एक गली मोहल्ले से एक लॉन का अनस्टिच सूट खरीद के उसके स्टिचिंग के प्रोसेस में जाके और वो लैस ढूंढना जाएंगे जो उसके साथ आएगी, उससे कहीं कम कीमत के अंदर स्टिच सूट जो है वो उन खवातीन को, खासतौर पे जो वर्किंग वुमेन्स थी, जो एक कह लें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ अर्ली 2000s के अंदर, यहाँ कि वर्किंग वुमेन्स की तादाद थोड़ा बढ़नी शुरू हुई, एक्सेप्टेबिलिटी आई। उस वर्किंग वुमेन को सर्व करने के लिए दे नीड क्लोथ्स फॉर देयर डेली ऑफिस कम्यूट, और कम प्राइस के अंदर उन्हें मिल रहा सूट। और पाकिस्तान का कल्चर भी है एक सूट ज़्यादा दफ़ा नहीं पहनना, तो अगर लो कॉस्ट के अंदर, ये तो मौत है सर। लो कॉस्ट के अंदर अगर आपको रोज नया सूट मिल रहा है थोड़ी सी कॉस्ट के अंदर, मे बी आप महीने में एक दफा उसको रिपीट कर लें, तो व्हाई नॉट। तो मेरा ख्याल में वर्किंग 5 लोगों में से एक ब्लू, 2 ब्लू, 3, 4 ब्लू, तो हमारे तो यही, हमारे ब्लैक ब्लू में जिंदगी वाइट में खत्म हो जाती है। इनकी नहीं होती सर, इनके तो पिंक के शेड भी यूं लगे होते हैं, उन्हें पता होता है कौन सा शेड है ये। सिर्फ अभी अमीन साहब जिक्र ट्राउजर्स का कर रहे थे, इवन दुपट्टे को उन्होंने इस तरीके से, आम दुपट्टा जिसके चारों तरफ सिर्फ पीको हुई होती थी सादी, उसके शायद 100 रंग उनके पास अवेलेबल हुआ करते मैं थे। जिक्र करना भूल गया, उन्होंने वो बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट ही था। खत्म कर दिया कि आप बाजार से दुपट्टा खरीद के उसको डायर के पास, प्राइस भी वही देते थे। प्राइस उससे शायद कम होती थी सर, उससे कम होती। मैं उस वक्त एथनिक में था सर, मैं आपको बताऊं, हमने कॉस्टिंग की तो जितने का हमें कॉस्ट पड़ा उतने वो सेल कर रहा था। एग्जैक्टली, दिस इज द थिंग। सर हम भी यही सर, देख जो रहे हैं हमें अभी। 300 में कॉस्ट पड़ रही थी, वो 250 का बेच रहा था। जो बेसिकली गेम चेंज है वो एक किया इन्होंने डिज़ाइन के ऊपर, कि इतनी वैरायटी डाल दी कि हर 3 घंटे बाद भी जाओगे तो आपको नया आर्टिकल नजर आ जाएगा। ठीक है, एक वैरायटी के ऊपर, दूसरी प्राइस रेंज के ऊपर। अच्छा सर, हमारा जो पॉडकास्ट अवेलेबिलिटी का जो पहला पार्ट होता है ना, हम उसमें अच्छी अच्छी बातें करते हैं सर अच्छा, तो वो टाइम गुजर रहा है सर तेजी से। एक और जब खत्म चीज, होगा तो बता दीजिएगा। एक और चीज जो मुझे लगता है कि लाइमलाइट के पास है ना,
वो है कंप्लीटनेस ऑफ द लुक। आपको ये यहीं से शुरू हो गया काम। सर अब आपको देखें वहाँ पे एक दुपट्टा भी मिल गया, ट्राउज़र भी मिल गया, शर्ट भी मिल गई, जूता भी मिल गया, ज्वेलरी भी मिल गई, वो सर पे लगाने वाला कैचर, और वो मतलब हर चीज़ मिल रही है ना। तो कोई खातून वहाँ जाके बाहर क्यों निकलेगी? अच्छा, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि कोई भी ब्रांड ओनर है ना, वो हमें सुपरमैन नज़र आना चाहिए। तो वाहिद साहब को भी देख कर या मिल के मेरी तो ख्वाहिश यही थी कि सुपरमैन बन जाए, यूँ निकले, यूँ करके आ जाए। इस वक्त उनके पास जितना फुटफॉल है ना, वो कोई भी कैटेगरी मिनिमम लेवल पे भी डाले ना, तो वो पाकिस्तान के किसी भी ब्रांड के साथ मैक्सिमम लेवल पे वो कम्पीट कर जाएगी। जैसे ख़वातीन के जो बाइंग बिहेवियर क्या है, सबसे पहले सर उन्होंने अपने जोड़े खरीदने हैं, उसके बाद बच्चों के खरीदने हैं, फिर अगर बजट में गुंजाइश हुई तो खामन के लिए कुछ नहीं मैं बताता हूँ। फिर होम टेक्सटाइल है सर, चौथे नंबर पे शौहर है, उसके कच्चे मोजे वगैरह ये वो खरीद सकती है वो। तो हमारे तो बात वहाँ तक आती है। एग्जैक्टली। अभी जो मैं देखता हूँ सर उनके ना किड्स वेयर में, हालांकि मेरा पाकिस्तान में एक एजाज़ भी है, वो मैं बताता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा स्टोर क्लोज कराए हैं। तो मेरा तो एजाज़ है, मेरी बात बनती नहीं है, लेकिन मुझे मजबूर है ना बोलना है। उनको अगर किड्स वेयर में अगर वो कुछ भी कर सकते हैं ना, अब यकीन माने कि वो कई ब्रांड्स की ना जो आज उनके एनुअल सेल्स है ना, तो शायद एक कैटेगरी उनके बराबर खड़ी हो जाए। देखिए अमीन साहब, हर ब्रांड की एक यूएसपी होती है। उनका यूएसपी लेडीज है। जैसे इन्होंने मेन भी शुरू किया था 2015, 14, 16, 17 अभी तक वीकनेस है इन्होंने मेन किया, लेकिन वो मेन को उस तरीके से नहीं तवज्जो दे सके। मैन पे देखें आप, अगर आप गौर करें तो एथनिक ने भी किया, खाड़ी तो शुरू ही मैन से हुआ था, बंद करना पड़ा क्योंकि उसके बाद आप तो भूखे मर जाएंगे। मर्दाना काम करने वाले तो बिल्कुल रोड पे आ जाते हैं। सेम ऐसे ही होता है कि जो हर ब्रांड के एक जो की प्रोडक्ट होती है उस पर तवज्जो ज़्यादा होती है। किड्स में यस वो काम करें तो शायद किड की बहुत बड़ी मार्केट है। और दूसरा ये है कि जब मैं इस तरह के एनालिसिस करता हूँ तो मैं अपने ब्रांड को भी देखता हूँ। मैंने तो जब ज्वाइन किया था, हमें तो इसके बाद के लाले पड़े हुए थे कि उसको फिजिबल कैसे करना है। तो मैंने तो नॉन टेक्सटाइल जितनी कैटेगरीज थी ना, स्लैश कर दी थी। मैंने कहा जो मैं कर सकता हूँ मैं वही करूँगा, जो मैं नहीं कर सकता नहीं कर सकता। बट लाइमलाइट को मैं जब देखता हूँ और वाहिद साहब को देखता हूँ तो वो कैन डू एनीथिंग। उसके लिए सप्लाई चेन चैलेंज नहीं है, सिर्फ उसको टाइम चाहिए उतना। लेकिन सर देखें, ये हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ही कैन डू एनीथिंग, बट इसके पीछे मेरा ख्याल है उस बंदे की जितनी मेहनत लगती है और जितना टाइम देना पड़ता है। आज की बात कर रहा हूँ मैं। इवन देन भाई आज अगर वो 1 घंटा निकालते हैं इस कैटेगरी के लिए तो ये कई ब्रांड्स के बराबर का रेवेन्यू खड़ा कर सकती है एक कैटेगरी। दूसरी जो मैंने पिछले दिनों मैं सर्वे पे निकला हुआ था, तो मैं देख रहा था कि किसके पास क्या पोटेंशियल है, क्योंकि ये इसने इस काम पे लगा दिया मुझे, हैदर ने। सर उसके पास तो कॉस्मेटिक के लिए इतना गुंजाइश है, इतना 98% उनके पास फीमेल कस्टमर है। तो अगर ये 2 लगा दे तो मैं कहता हूँ यूं बाजी पलट दे। सर आपने जहाँ ना इनको लाइमलाइट को ऊपर पहुँचा दिया, वहाँ आपने एक मेंस के ब्रांड के ऊपर बात कर दी। मैं तो ये सोचा था कि शाज़ेब सईद अगर ये प्रोग्राम देख रहा होगा, वो क्या सोचेगा कि यार मेंस का तो नंबर ही नहीं आ रहा, वो तो बेचते ही मेंस है। देखिए शाहजेब सईद साहब को मेरा पैगाम पहुँचे, वो ये कि वो सिर्फ अपनी शर्ट की कैटेगरी को सीधा कर लेना तो 40% तो उनका वही सीधा हो जाएगा। आज मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, कीजी की पहनी हुई है। मेरे जैसे बाबे और सीनियर लॉर्ड जो है उसको तो शर्ट मिलती नहीं पहनने के लिए। अब ये कीजी की मेहरबानी है कि मैं सिर्फ एक दफ़ा पहनी, अब मैं जाता हूँ शेल्फ से उठा लेता हूँ, कोई कलर तो वहाँ चेंज होते नहीं है, मर्दों के भी नहीं होते, उन्होंने भी चेंज नहीं किया, वही 4 कलर हैं उसमें ले लें जाके। खैर सर, ब्रांड कहानी में वापस आते हैं तो अगर स्टोरी देखें तो 2010 में इन्होंने वुमेंस वेयर के फोकस से ब्रांड स्टार्ट किया है। फिर 2012 में रिटेल एक्सपेंशन की तरफ गए हैं। 2014 के अंदर कैटेगरी एक्सटेंड की है, अनस्टिच मेन की तरफ आए हैं। अनस्टिच और मेन दोनों इकट्ठा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया 14 में। 16 में देखें तो सर डिजिटल फर्स्ट पुश किया, ऑनलाइन पे ज़्यादा जो है ना पुश करना स्टार्ट कर दिया। 18 में अगेन जिस रात साहब ने कहा कि स्केलिंग की तरफ ज़्यादा फोकस था, 50+ स्टोर्स कर दिए, एसेसरीज एंड फ्रेगरेंस भी ले आए। 2020 में फिर कोविड के अंदर ई कॉमर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसा जिनके ऊपर उनके अगेंस्ट नहीं आया जिनकी वेबसाइटें ही सही तरीके से रेडी नहीं थी। 22 में 85+ स्टोर्स कर दिए और अगर आज 25 देखें तो 90+ स्टोर्स हैं। और सबसे बड़ा जो एजाज डिजिटल वाली साइट पे देखें सर, 5 मिलियन+ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। यार ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब शायद ही किसी ब्रांड के 5 मिलियन। तो जी मैंने एक साहब से सुना था कि पाकिस्तान में सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जो परसेंटेज है वो इस ब्रांड की है। सर उसकी रीज़न यही है कि 6200+ प्रोडक्ट्स यानी कि वैरायटी जिस तरह आप बता रहे थे वो इस वक्त एट अ टाइम इस वक्त लाइव है वेबसाइट पे। पाकिस्तान का लोएस्ट PM परसेंटेज है। बिल्कुल 5th नंबर आ रहा है सर कैटेगरी वाइज अगर पाकिस्तान में देखें वेबसाइट का। और इसके अलावा सर कोई 3100 रुपये की एवरेज बास्केट वैल्यू है।
तो सर अगेन वही वाली बात, मैसेज को जो है वो जो है ये कर रहे हैं ऑलरेडी। मेजर पोर्शन उसका स्टिच का होगा 3100 के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टिच पे 3100 मैं कहता हूँ कमाल हो गया सर। अच्छा सर, इन हाउस प्रोडक्शन अगेन वही वाली आपकी बात की है, एक इनका बहुत बड़ा वो उसकी वजह से हमने पिछले लेकिन आज ही उनका राज पता चल गया मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो आपने वो जो वीकली पेमेंट बताया ना, ये बड़ा मैं 17-18 साइकोलॉजिकल की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि इस वक्त क्या- नहीं Price weekly अब होगी। आप अपने अल्फाज से पीछे नहीं हो नहीं, सकते, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। लेकिन नहीं मैं सर, बताऊं होगा। ये एडवांटेज, ये ग्रेट एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज था। सर फिर सेकंड इनका हाईएस्ट जो जिसे कहते हैं मसल है वो ये कि ओमनी चैनल डेफिनेटली इनका 90 स्टोर से अक्रॉस पाकिस्तान चल रहा है, तो वहाँ पे भी ऑपरेशनली कॉस्ट काफ़ी वो है। फास्ट मूविंग इन्वेंट्री सर, ये पॉइंट जो है वो कहते हैं कि यार इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वही वाली बात कि सुबह आओ और शाम को आओ तो इन्वेंट्री डिफरेंट, तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने ब्रांड ने अभी तक ये पेस स्पीड की है। कई महीनों तक लगी रहती है इन्वेंट्री यार। और सर मल्टी कैटेगरी एक्सपेंशन हो चुकी है अगेन, आपके भी मशरों में सर इंशाल्लाह भी वो काम करेंगे। नहीं वो भाई किसी की नहीं सुनते, अच्छा। वो नहीं सुनते? अपनी क्या- अपनी करते हैं। नहीं, ये बात किसी हद तक ठीक। थैंक यू यार। वो अपनी उसकी अपनी कैलकुलेशन है वाज साहब की, वो एक अपनी सोच से चलते हैं। और ये यहाँ तक भी जो पहुंचा है, मैं पहले भी कई दफ़ा क्या बोल चुका हूँ कि जो हम प्रोफेशनल्स होते हैं ना, हमारे नसीब नहीं काम कर रहे होते उनके साथ, हमारी खिदमत काम, सर्विसेज काम कर रही होती हैं। लेकिन जो डायरेक्शन है या स्टैटिक है वो ओनर से ही आती है। जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, उनमें देख लें कि उनकी फैमिली इन्वॉल्व होती है। कामरान साहब को लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था, वो अपना 95% टाइम प्रोडक्ट को देते हैं। सर तकरीबन कोई कहा जा रहा है कि 14% रेवेन्यू आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान आ रहा है, कोई यूएई के अंदर ब्रांच तो नहीं, वेबसाइट के थ्रू भी ये गए हैं, तो वो कैसे? इस नंबर को मैं कंफर्म नहीं कर सकता, हो सकता है पॉसिबल है। तो ये बहुत ट्रैफिक है 40% इनकी वेबसाइट के ऊपर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आ रही है इंटरनेशनल। ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा है, बल्कि मतलब पता नहीं और जो भी बात कर रहे थे ना, टूल खराब है या क्या है, लेकिन बहुत ज्यादा। हैदर भाई 2018 से लेके 2022 तक, जब तक मैं गुल अहमद में वो एसईओ और ऑर्गेनिक वाली चीज़ दिखता था, हम जब भी कोई रिपोर्ट बनाते थे ऑर्गेनिक की, हमेशा लाइमलाइट नंबर 1 पे होता था, हमेशा कंटिन्यू। मतलब और मज़े की बात यह है कि एक दफ़ा फेसबुक का कोई ऑनलाइन सेशन हो रहा था, कोई प्रोग्राम ट्रेनिंग करवा रहे थे, उसमें उन्होंने बुला के लाइमलाइट की एग्जाम्पल्स और चीज़ें कोट की। तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कर रहा था, कोई उनकी परफॉर्मेंस थी जब ही। अच्छा मेरे पास नंबर है, मैं देख भी रहा हूँ मेटा को पलट दिया सर, मेरे पास नंबर है, मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ये गलत है, मैं नहीं बोलता। लेकिन अब जहांगीर ने क्योंकि इसने रिसर्च की है उस टाइम पे, तो 100% मैं इसको कहूँगा कि एक्यूरेट होगी। मेरे पास इस वक्त आ रहा है 53% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, और उसमें से 35% डायरेक्ट, यानी कि 70-80% तो आप नॉन पेड पे चल रहे हैं भाई। लेकिन सर अगर 3100 रुपये पे अंश और स्टिच्ड सूट मिलने लगे, और जिस तरह से वैरायटी और जिस तरीके से वो है, तो कस्टमर तो बार बार आएगा ना, देखेगा क्या। अच्छा देखिए, अभी हुआ ये कि जिस तरह सर ने अभी एक लीक की है ना स्ट्रैटेजी, तो इसी तरह और भी स्ट्रैटेजी लीक हुई हैं और बहुत सारे ब्रांड ने इनको फॉलो किया, और अब मार्केट में कंपटीशन इनके लिए भी आ गया है। और वो साया की सूरत में है, जलबरी की सूरत में है, चेजअप की सूरत में भी है, जो वो जिस प्राइस देता है, इवन अनस्टिच की भी वो ऐसी प्राइस देता है, इनको कम्पीट करता है। तो इन्होंने एक पूरी एक यानी कि एक मैसेज के लिए जो एक सहूलत थी ना, जो अनऑर्गेनाइज रिटेल से थी, वो इन्होंने ऑर्गेनाइज रिटेल में पूरी कर दी। लेकिन सर इनका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, या उन जिनका नाम आपने लिया है उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरा ख्याल है ये होगा कि जो डायरेक्ट ई कॉमर्स इनका है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मतलब ना शायद साया का इतना स्ट्रॉन्ग होगा, ना सर जी, चेज़अप का हमारी भी होगा। मजबूरी, आपकी मजबूरी है। जो पीएम की परसेंटेज थी वो तो इतनी एग्जाम्पलरी के दिल खुश हो जाता है। बाकी आतिफ साहब ने अच्छे उनको मशवरे दिए हुए हैं, जिसकी वजह से उनको पता है कि किस तरीके से इस प्राइस पॉइंट के अंदर से भी आपने वो निकालना है। लेकिन एक अमेजिंग चीज़ आपसे शेयर करूं, 2017 में वो कहा करते थे कि बस मैंने 40 साल की उम्र तक काम करना है, उसके बाद मैंने रिटायर होकर लाइफ एंजॉय करनी है। पता नहीं है वो 40 साल कभी हुए हैं या नहीं नहीं हुए। अभी वो लाइफ एंजॉय कर रहे हो। एक बात उन्होंने मान ली। हाँ, रिटायरमेंट नहीं ली बट दोनों लाइफ में से एंजॉय एक- कर रहे हैं। दोनों से एक बात पे खड़े हुए हैं। मैंने Actually, जब कहा ना, हम- वो अपनी मर्जी से चलने वाला बंदा हम है। उनकी मेहनत को देखते थे और जितना टाइम वो बिजनेस को देते थे, इस पर जब डिस्कशन कभी होती थी ना, तो तब वो ये कहा करते थे बस मैंने 10 साल ही काम करना है, उसके बाद मैंने रिटायर्ड होकर लाइफ एंजॉय करनी है। मैंने कहा सर 17 के हिसाब से अगले साल 10 साल हो रहे हैं ऐसी- पूरे सर। तो लेकिन अब आप एक और चीज़ से अंदाजा लगाए ना, तो हैदर भाई उसी ऑर्गेनिक वाली बात पे अगर हम आए, 53% तो बॉस होगा। उनके 28,000 कीवर्ड्स रैंक हुए हैं, 28,000 कीवर्ड्स पे वो फर्स्ट पोजीशंस के ऊपर या टॉप फोल्ड के अंदर कहीं आ रहा है। अगर किसी ब्रांड को 28,000 कीवर्ड मिल जाएं, वो तो सर छक्के मारेगा, वो तो ऑर्गेनिक तो में भाई नंबर वो 1 तो आएगा। इन्वेंटर हुए ना, वो कहाँ से लगाएंगे? और सर आपकी जो वाली बात है ना कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग का उनका परसेंटेज कम है, सर ये रीज़न है। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वो तो मजबूरी बताना है, लेकिन जिसके 28,000 कीवर्ड रजिस्टर हो गए हों
लेकिन देखे ना, आप सारे ऑनलाइन के गुरु बैठे हुए हैं, तो बताए ना ये कैसे हुआ, और ये बाकी तमाम गुरु क्यों नहीं कर पा रहे? उसमें ना जो उसका परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला लड़का है ना, वो कहता है कि यार ऐड लगाते लगाते इतने ऑर्डर आ जाते हैं ना जितने दूसरे ब्रांड के पूरे दिन के होते हैं। सर सबसे बड़ी जो रीज़न है ना वो ये है कि कोई कैटेगरी नहीं छोड़ी, ठीक है। ये एक दो जो रह गई है ना उनको भी नहीं छोड़ा हुआ, किसी ने किसी एंगल पे किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ टोटल सर इसका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसके अंदर 28% अनस्टेज लॉन है, 18% सर इस वक्त प्रेट है जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड और प्रिंटेड दोनों आ जाते हैं। देन कॉर्ड्स है सर 12% गर्ल्स यानी कि बच्चियों का, वो भी सर 10% माशाल्लाह कैटर कर रहे हैं। बैग्स की बात करें तो 8% है, कुर्तीज से अच्छा वही बात होगी, वही आपके वाली बात पे देखिए, वो गर्ल्स को कर रहे हैं, बॉयज़ को नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। ये उनकी वो है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है कि जहाँ वो, अब पता नहीं क्या वजह है, वो क्यों नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते। ऐसे ही एक्चुअली बॉयज मेन के साथ ही होता है ना, मेंस में वो मैन नहीं उड़ा दिया तो बॉयज भी उड़ा दिया उन्होंने। बॉयज आ रहा है, उसी से लिंक है। अच्छा इसके अलावा सर अगर देखें बैग्स 8% है, फुटवेयर वाली साइड भी थोड़ी सी कैप्चर की हुई है सर 8% उसको भी उन्होंने किया। लेकिन मैं हैरान हूँ, बैग की परसेंटेज इनकी कम हो गई है, पहले बैग की परसेंटेज ज्यादा थी। बैग की कम। क्योंकि he सर started with वॉल्यूम बढ़ bags. गया, सर वॉल्यूम वॉल्यूम भी बहुत हाँ। बढ़ गया। He started with bags. इसलिए जो है ना परसेंटेज कम नजर आ रही है, वरना आज भी अफोर्डेबल प्राइस में बैग इन्हीं के पास है। और सर फिर देखें तो मेंस वेयर 4% है एंड देन अदर कैटेगरीज जो है वो 4% आती है। तो ये अच्छा सर एक और मजे की बात, ये इनके इसी एड्स सेक्शन में हमने देखा है दिसंबर 2025 का एक ऐड चल रहा है जो अभी तक चल रहा है, मतलब उसको बंद नहीं किया। इसका मतलब ये कि उस ऐड से रिस्पॉन्स बेहतरीन आ रहा है। इसका मतलब है 10-12% लॉस होगा उसका। रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐड की जरूरत नहीं है, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाली बात है ना। नहीं सर मतलब एक ये है कि एक कोई ऐसी पुरानी कैटेगरी भी है जो रिप्लेनिश भी हो रही है और वो चल रही है और वो टॉप 10 रिप्लेनिशर वो ऐड सिर्फ टॉप ऑफ माइंड का पर्पस सर्व कर रहा है, वो कोई प्रोडक्ट का डिस्प्ले नहीं दे रहा, वो सिर्फ कस्टमर को याद करवा रहा है कि लाइमलाइट इज वेटिंग फॉर यू। अच्छा सर एक और मजे की बात, अवेयरनेस की कोई कैंपेन नहीं चलाते, 100% कन्वर्जन फोकस्ड है विद CTAs। 18,000 कीवर्ड्स के ऊपर रहेंगे और क्या अवेयरनेस चाहिए, 28,000 सॉरी, और क्या अवेयरनेस चाहिए। अच्छा ये भी है वो बात कर रहा है 2017 की, 17-18 की बात कर रहा है, ये अभी की बात नहीं कर रहा। अभी तो शायद 2,80,000 हो गए होंगे। स्टोर लोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, उनके स्टोर्स कहाँ कहाँ पे हैं? मेजर सिटीज हैं, छोटे शहरों में। अच्छा सर देखिए छोटे शहरों में छोटे बड़े शहरों में भी आपके डिफरेंट एरियाज हैं, ठीक है। अब जिस तरह एक ब्रांड सा फुटलिप, उसने कहा कि यार मुझे किसी मॉल में जाना ही नहीं है क्योंकि मेरी ऑडियंस मॉल में तो आती नहीं है, मुझे जाना है गजूमता में, मुझे जाना है इकबाल टाउन में। अब उनके जो इकबाल टाउन की है वो उनकी सबसे लीड, लेकिन अब फूड लिप कहाँ है, अब खत्म। सर उसी वजह से खत्म नहीं सर, ये हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल इनकी presence अच्छा, हर जगह देखिए, पे है। ये होता ही है। मॉल्स में भी हैं, स्टैंड अलोन शॉप्स भी हैं। ये 100 स्टोर पे जो होता है ना वो ब्रांड पैन पाकिस्तान कवर कर जाता है, तो ये हर जगह मौजूद है, आप मिस नहीं कर सकते कहीं भी, हर मार्केट में मिलेंगे आपको। अच्छा, और अच्छी लोकेशन में मिलेंगे। सर आतिफ साहब का जो सवाल है ना, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा वो कि ये 28,000 कीवर्ड्स, ये पोजीशन, ये कैसे है। सर एक रीज़न है कंटिन्यूटी। सर जब से वेबसाइट बनी है, शॉपिफाई पे हैं, आज तक शॉपिफाई यूज़ कर रहे हैं, शॉपिफाई प्लस यूज़ कर रहे हैं सर। वरना आप यकीन करें, मैं बहुत से ब्रांड्स जिनके साथ हमने काम किया, गुल अहमद पहले शॉपिफाई पे था, फिर मैजेंटो पे गया, फिर शॉपिफाई पे आया। सर ये जो प्लेटफॉर्म चेंज होता है ना, ये बड़ा टेक्निकल काम होता है। आपके जितने URLs होते हैं ना, URL आपके घर का पता है, आपने घर चेंज किया, पता चेंज हो गया। अब जितने भी आने वाले खत हैं ना, वो पुराने पते पे आ रहे हैं, नए पता उसको पता ही नहीं है। तो आपने एक दफ़ा प्लेटफॉर्म चेंज किया, नए प्लेटफॉर्म पे गए, नए URL बन गए, अभी वो होना शुरू ही होते हैं। आपको कोई आगे नई गीदड़ सिंह की भेज देता है, आप उसको चेंज कर लेते हैं, फिर आप किसी नई जगह चले गए। तो सर ये कंटिन्यूटी ऑफ, अगर कोई भी सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं ना, भले वो आपका प्लेटफॉर्म है, भले वो आपका कोई OMS है, भले वो आपका कोई एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे, आप ये हासिल नहीं कर सकते। बहुत से ब्रांड अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर इस पॉइंट पे इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने पीछे कुछ किया, बीच में कुछ किया, अब कुछ और कर रहे हैं। तो सर आप कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आपकी भी यही पोजीशन होगी। मतलब इसका मिसाल वो ये ना कि एक आदमी है जिसका 100 साल से घर का एक ही पता है, तो सर उसका खत कभी भी घूमेगा नहीं, उसका पता पर हमेशा खत पहुंचेगा। ज़बरदस्त। अच्छा सर दिसंबर से मैंने बताया कि एक ऐड फरवरी से लगे हुए सर, 3 मार्च में इन्होंने मैसिव कैंपेन की थी ईद की वजह से, तो वो मेजॉरिटी वहीं पे थी। और अप्रैल में देखें 2 ऐड्स हैं और मई में दोबारा से इन्होंने ईद की ही और समर 2026 लॉन्च की वो किया है। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आज आपको बताऊँ, जो सैम्पल प्राइसेस थी ना 799, 999, 3999, 4,899, 6,499, 6,899, 7,299 खत्म। अच्छा, ये जो जहाँ से दूसरे ब्रांड्स की प्राइस स्टार्ट होती है उसने वहाँ खत्म कर दिया। अच्छा, वो लेकिन सर ने बताया था ना कि नॉर्मली ये प्राइस ना आफ्टर डिस्काउंट चल रही है आजकल। अच्छा नहीं, वो सर ने बताया था ना कि किस सन में उन्होंने एम्ब्रॉयडरी मशीन लगा ली थी, तो ये उनका राज है प्राइस को कंट्रोल करने का, पहला। दूसरा ये कि जो पहली 2 कैटेगरी बताई थी ना प्राइस की, बहुत सारे लोगों ने इन 2 कैटेगरीज में इनको कम्पीट करने की कोशिश की है, 3-3 साल 4-4 साल किया, लेकिन अबैंडन करना पड़ा उनको। नहीं कर सके ना, वो कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। अच्छा सर एक और मजे का स्टैट है, 80% जो वीडियो एड्स है ना वो हैं आपके
वीडियो की फॉर्म में, सॉरी, जो 80% एड्स हैं उसका फॉर्मेट 80% वीडियो एड्स है, जो कि 5 से 15 सेकंड वीडियोस, दैट्स इट। उसके अलावा इमेज एड्स स्टैटिक चला रहे हैं, सिंगल या मल्टी कैरोसेल वाले, वो 16% है, एंड 4% सर अदर फॉर्मेट है। फुल वीडियो कैप्चर सर, और कुछ भी नहीं। इसी वजह से इंस्टाग्राम पे भी 5 मिलियन फॉलोअर है। अच्छा सर, इसी के अलावा अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी अच्छी कैप्शंस, बड़े अच्छे अच्छे CTA भी यूज़ कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, और कुछ फेसबुक ओनली कैंपेन्स भी चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो करें तो फेसबुक ओनली, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल, और स्पेशली ईद की जो कैंपेन्स है ना, वो इन्होंने सर मेटा ओनली चलाई है, उसके अंदर इंस्टाग्राम नहीं चूज़ किया हुआ। अच्छा, एक चीज़ जो सर इसकी हमें नज़र आ रही है वो ये है कि इनकी जो ऑलवेज ऑन स्ट्रेटजी है ना, कि एड्स पे चलना है, तो वो एक है, मतलब इनको है कि भाई ओकेजन है, क्या है, एक सिमत में ना वो चल रहा है। इसी वजह से 2025 वाले भी ऐड जो है अभी तक चल रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट लगाना है, क्योंकि आजकल टाइम स्पैन वैसे ही बड़ा कम हो गया है, तो वो छोटा वही कंटेंट लगा रहे हैं। स्टैटिक एड्स पे जो है ना कम फोकस है, वीडियो एड्स लगा रहे हैं, और वीडियो भी लगा रहे हैं 5 से 15 सेकंड और वर्टिकल फॉर्मेट में। तो वही जो रील्स को वैसे ही मेटा पुश कर रहा है, शॉर्ट्स को पुश कर रहा है, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पे वही फॉर्मेट जो है वो पुश हो रहा है, और उसी फॉर्मेट के अंदर जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और अगर देखें तो सर सीजनल प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है, यानी कि ईद की, समर की जो कैंपेन्स थी ना, टू द पॉइंट। और प्राइस मैं कहता हूँ सर, आज कोई स्टार्टअप, कोई रेप्लिका, कोई भी उठा लेना सर, वो भी ये प्राइस पॉइंट नहीं दे सकता। इनका रेप्लिका को बना के दिखाए, इनको प्राइस की बीट ही नहीं कर सकता। ये ओरिजिनल मिल रहा है 1200 का, रेप्लिका मिल रहा है 1800 का। ये वाइस ब्रांड होगा जिसका रेप्लिका महंगा होगा। अच्छा, डिस्काउंट्स की बात करें तो फ्लैट 30, फ्लैट 50% ऑफ, ये ज़्यादा पुश हुआ हुआ है, इसको ज़्यादा जो है ना सर इन्होंने इसको पुश किया हुआ है। बाकी जो है ऑलमोस्ट कैंपेन्स जो है 25 के करीब इस वक्त एक्टिव एड्स मेटा पे और इंस्टाग्राम पे कैंपेन्स हैं, जिसमें 20+ कैटेगरीज को इन्होंने यूज़ किया है। तो ये थी इनकी फेसबुक की डायसेक्शन। थोड़ा सा गूगल की तरफ भी चलें, ज़्यादा था सर, पहले गूगल से पहले टिकटॉक पे चलते हैं। तो अगर हम interesting है। टिकटॉक की बात करें सर, टिकटॉक पे कोई ऐड नहीं था, टिकटॉक पे ऐड नहीं चला रहे, और फॉलोअर भी सिर्फ 30,000 है। अच्छा, यहाँ पे स्टाइलो मात दे गया सबको सर, स्टाइलो के मिलियंस में कितने हैं जी? 1 मिलियन प्लस टिकटॉक पे मेरा ख्याल है सर, कोई ब्रांड अभी तक ऐसा नहीं आया जिसके इतने वो हो। आई थिंक ये टिकटॉक पे मिस कर रहे हैं लाइमलाइट, क्योंकि इनकी जो प्राइस रेंज है वो मेरा टिकटॉक ख्याल के है लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे वो। नहीं सर, इग्नोर कर रहे हैं। कंटेंट बहुत अच्छा है सर, कंटेंट इनका, आप टिकटॉक का पेज जाके देखें, कंटेंट मतलब टू द पॉइंट, जबरदस्त मॉडल्स वगैरह वो यूज़ किए हुए, तो वो करें, लेकिन वो कैंपेन नहीं कोई नजर आई सर। अच्छा, मैं जब आपने अनाउंस किया था ये, तो मैंने वेबसाइट पे गया, तो बड़ी मजेदार कंटेंट स्ट्रेटजी है। AI वाला ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो कंप्लीट कर दिया उन्होंने। कंप्लीट सर, मेरा ख्याल सर हर ब्रांड आ ही इस तरफ रहा है। AI का दौर है, शूट है, वो क्वालिटी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। बल्कि शुरू में लग जाता था कि यार ये AI का, अब तो पता ही नहीं चल रहा होता कि भाई ये AI शूट है या क्या है, वो देखने की वाली आंख फिर भी पहचान जाती है। लेकिन अब क्वालिटी इतनी इनहेंस हो गई है, गो के ये लोग नहीं यूज़ कर रहे, अभी भी इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी लाइमलाइट की नजर आ रहा था कि AI शूट है, हाँ। लेकिन अब क्वालिटी इतनी इनहेंस हो गई है ना कि आप नहीं पहचान सकते। अब ये सारी गेम ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा ही रिजल्ट आ रहा होगा। तो खैर सारा शूट जो है इस टाइम इन्होंने वो शूट, मैं यही देख रहा था कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा, या मैं गलत तो नहीं देख रहा कि इतनी शार्प क्वालिटी के साथ तो वो वाकई बाकी ब्रांड्स की तरह इन्होंने भी फिजिकल शूट से ही काम शुरू किया था, और बड़ी एक्सटेंसिव किस्म के ये शूट्स किया करते थे। और मगर आप पास की थोड़ी सी ये सारा इन्होंने शिफ्ट कर चुके हैं। सर आप क्या करें, आप ये देखें ना, आज भी अगर आप मॉडल शूट पे जाएं या मॉडल के साथ, तो आपको जिस दिन से आप शुरू करते हैं वो उसकी तैयारी से लेकर आखिर तक ये 17-18 दिन लग जाते हैं। वही जो आप लोग अपने आसिम जोफा वाले एपिसोड में बात कर रहे थे, उसका बिल्कुल 360 डिग्री बिल्कुल उलट है। सर देखें कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं माशाल्लाह। अगर देखा जाए, पिछली बैठक में हम बात कर रहे थे एक चीज़ है, वो उसके लिए नेगेटिव हो गया, आज ये बात कर रहे हैं कि ये इसके लिए पॉजिटिव हो गया। और आसिम जोफा जो कि रेप्लिका ने उसको मार दिया, यहाँ रेप्लिका की चल ही नहीं सकती, नहीं रेप्लिका मर जाएगा। रेप्लिका को मार देती, बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आते हैं सर गूगल की तरफ, तो गूगल की डिसेक्शन करते हैं थोड़ी सी। अगर गूगल पे देखें तो फॉर्मेट माशाल्लाह कोई नहीं छोड़ा। एक फॉर्मेट मुझे ज़रा कम दिखा है, जो कि सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, वो था शॉपिंग। गूगल शॉपिंग कैंपेन्स मुझे नहीं नजर आई। यूट्यूब वीडियो एड्स चला रहे हैं, बेहतरीन चला रहे हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, फैशन फॉर ऑल। अच्छा सर एक चीज़ और मैंने जो इनके एड्स में देखी है ना, वो ये कि पाकिस्तान फेवरेट ब्रांड या पाकिस्तान ब्रांड, ये वर्ड बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। इसकी क्या वजह, क्या ऐसा सर इसके पीछे, जरा थोड़ा सा मैं इसमें देखें, बहुत सारे लोगों ने तबासमाई की है। मेरे भी एक ब्रांड ने की थी बहुत साल पहले, मेड ऑफ पाकिस्तान। खाड़ी ने भी पाकिस्तान कैंपेन वो अक्सर करता है। अगर आप देखें तो उसकी कैंपेन में या आज भी उसके कई स्टोर्स पे जाएं तो पाकिस्तान फ्लैग बड़ी वाज़ेह अंदाज में लगा हुआ नजर आता है। लेकिन इसी के साथ कंटिन्यूटी वाला मामला इसी के साथ है। लोगों ने, बहुत सारे ब्रांड आए, उन्होंने ट्राई किया और वो इसको छोड़ते चले गए, किया ज़रूर बट छोड़ते चले गए। तो वो क्या हुआ कि उनके साथ एसोसिएट ही नहीं हो सका।
देखें ये एक वाकई मज़ेदार चीज़ हैदर ने हाईलाइट की है। हालांकि उनके वेस्टर्न वेयर का अच्छा खासा शेयर है उनकी डिज़ाइनिंग के अंदर, और वो जो सबसे स्मार्ट जो उनका प्राइस पॉइंट है ना वो वेस्टर्न वेयर के अंदर ऐसे है। ही। बट ईस्टर्न की प्राइस बेशक बेहतर है, बट उन्होंने अपने आप को रिलेट रखा पाकिस्तान के साथ, और उसको वो कैरी करते हैं। सर इसमें बाकायदा ना ये देखें कि पाकिस्तान चॉइस बहुत, मतलब सर मैंने देखा कि जहां ब्रांड्स आज पाकिस्तान का वो अटैच करते हुए शर्माते हैं या वो नहीं दिखाना चाहते कि हम जी पाकिस्तान का ब्रांड है, तो ये फ़ख्र से पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये मतलब जो है ना मेरे दिल एक्चुअली को वो जो आप वेबसाइट पे ट्रैफिक की भी बात कर रहे हैं ना, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी की ट्रैफिक की भाई जैसे 15% आपने कहा, उनका ऑनलाइन 14% बाहर है, तो वो यही रीज़न है ना कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इस ब्रांड को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं अपने साथ, और जो उन्होंने अगर ईस्टर्न वेयर की कोई शॉपिंग करनी है तो उसके लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है उनके लिए ये। सर फर्दर अगर इसको डिक डाउन करें तो वीडियो एड्स, यूट्यूब के इमेज डिस्प्ले एड्स वो भी बड़े ज़बरदस्त यूज़ करें। 3 वेरिएशन हैं, कुछ 6 प्रोडक्ट कैटेगरी है। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स यूज़ करें, ये वो अगेन शॉपिंग वाला आ जाता है, तो लेकिन इसको मेरे ख्याल से उनको ज़रा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जगह प्रोडक्ट्स अगर आ रही हो ना, हाँ वो शॉपिंग डिस्प्ले एड जो है ना मुझे थोड़े से कम नजर आए, लेकिन ये है कि उसको रिस्पॉन्सिव को यूज़ कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिव में प्रोडक्ट्स कैटलॉग कहीं ऐड करें, कैटलॉग ऐड merchant करनी चाहिए center लगा बिल्कुल, के। वो मुझे मिस लग रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, उनके पास टाइम होगा तो करेंगे ना। अच्छा सर साइट लिंक्स भी बड़े अच्छे हैं। न्यू पता नहीं हमारी पॉडकास्ट सुनेंगे भी ये नहीं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, ये लेकिन तो- इतना टाइम नहीं है उनके पास। बॉस हमारा मकसद तो है कि ये उनसे सीखा हुआ काम हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी भी बैठे हुए हैं। एक फंक्शन था रिटेल चेन का जो है ना कैप का, उसमें तो जो चीफ पैटर्न थे उन्होंने कहा कि भाई ये आ गए हैं, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है, वरना ये तो जाते ही नहीं है कहीं। बस जिसका इतना काम माशाल्लाह फ्लरिश हो उसको वो नहीं जा सकता कहीं ना। सही बात। तो ये उनका सर देखिए हमारा मकसद उनको सुनाना नहीं है, वो ऑलरेडी एक अच्छा काम कर रहे हैं तभी उसकी केस स्टडी हो रही है। हमारा जो मकसद है ना वो उन लोगों को है जो कि अभी बैठे सोच रहे हैं कि यार वो जिन्होंने छोटा मोटा ब्रांड बना लिया या कुछ इन्वेस्टमेंट उनके पास, तो उनके लिए क्या डायरेक्शन है। वो उस लाइमलाइट को देख रहे हैं पर उनको ये पता नहीं चल रहा है कि यार वो कैसे कामयाब हुआ, या वो जो बीच की कहानियाँ हैं जो हम लोगों को पता है या जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या जो हैदराबाद डाटा एनालिटिक्स निकाल के लेके आए हैं, ये इनकी एक्सेस उन लोगों के पास नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है जो कि उसको एज अ बेंचमार्क बनाएं या उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अच्छा सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइट लिंक मुझे इसके अंदर मिला, शॉर्ट कुर्ती कोई ब्रांड नहीं कर रहा सर, इन लोगों ने बाकायदा उसको हाईलाइट किया शॉर्ट कुर्ती। आपको पता है ये उनकी मेजर प्रोडक्ट है, वो वेस्टर्न वेयर की जो बात मुझे कर तो रहा सर ऐड देखने से पहले नहीं पता था। ये टॉप था, ये कैटेगरी इनकी टॉप कैटेगरीज में से है। तो शॉर्ट कुर्ती बाकायदा सर उसको कर रहे हैं। 1100-1200 शायद इसकी प्राइस है। और सर वो आप कॉस्मेटिक की बात कर रहे थे, वुमेन कॉस्मेटिक्स भी शुरू कर लिया। हाँ जनाब अरे बिल्कुल, good यार। और साइट लिंक बनाया हुआ है बाकायदा, उसका बेहतरीन साइट लिंक बनाया हुआ है। न्यू अराइवल्स पे भी फोकस कर रहे हैं और लॉन कलेक्शन को भरपूर इस वक्त जो है ना वो करें। तो सर जो सबसे अच्छी चीज़ थी वही नेशनल आइडेंटिटी, पाकिस्तान चॉइस, लाइमलाइट फैशन फॉर ऑल, ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे इनकी जो है ना वो लगी। प्रोडक्ट ब्रेथ को देखें तो अनस्टेच, वुमेन, प्रेट, फेस्टिव फॉर्मल्स, गर्ल्स प्रेट, मेंस वेयर, इस सबको प्रमोट कर रहे हैं। सीजन रेलेवेंस देखें तो सर लॉन का टाइम है, समर स्टेपल सिग्नेचर कलेक्शन लॉन्च की हुई है। कैटेगरी एक्सपेंशन की बात करें तो सर वुमेन कॉस्मेटिक, फ्रेग्रेंस, बियॉन्ड क्लॉथिंग निकल चुके हैं सर ये अब, और मेंस, वुमेन, गर्ल्स ऑल कवर्ड, किसी को नहीं छोड़ा, इसी वजह से हर जगह है। तो ई कॉमर्स फोकस CTA जो है अच्छा यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की हेडलाइंस भी बिल्कुल ठीक की हुई हैं। अच्छा यहाँ पे कैंपेन्स जो है वो अवेयरनेस की, यूट्यूब वाली अवेयरनेस पे चल रही हैं, कंसिडरेशन पे अगर हम देखें और कन्वर्जन पे देखें तो वो अलग अलग कैंपेन्स जो है इन्होंने अच्छी चलाई हुई हैं। अच्छा ये पाकिस्तान में एक और ब्रांड था इसकी ना, यूट्यूब को अवेयरनेस के लिए यूज़ करते थे, वो था सना सवीनास। आप जब भी कोई चीज़ करें सना सवीना का ज़रूर जो टिकर था वो ज़रूर आ रहा होता था। सर इसके ऊपर हमने भी एक दफ़ा डिस्कशन की थी कि 90% पाकिस्तानी ब्रांड्स यूट्यूब को अवेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ से ट्रैफिक लेके आते हैं और उसको कन्वर्ट करवाते हैं फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक के ऊपर 100% आपका जो बजट लगता है वो सेल्स और कन्वर्जन पे लगता है। अदर देन दैट अपनी टॉप फनल को भर रहे हो या ट्रैफिक न्यू लेके आ रहे हो, क्योंकि आपकी यूट्यूब से बाइंग ऑलमोस्ट जीरो है। यूट्यूब पे इंटेंट नहीं बनता लोगों का बाइंग का, वहाँ कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। वहाँ पे वो लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए गए होते वो हैं। सिर्फ अवेयरनेस के लिए कि आपकी वो ऐड के बीच में, ड्रामे के बीच में ये नज़र भी आ गया तो औरत ने ड्रामा रोककर जाके शॉपिंग कर लूँ पहले और ड्रामा रोका और यूट्यूब यूट्यूब अच्छा सर मैं अब थोड़े से ब्रांड्स के नाम लूँगा और उन आप दोनों से पूछना चाहूँगा ब्रांड्स का कि कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको आप समझते हैं कि इसके कंपटीशन में है या इससे लाइमलाइट अब बहुत ऊपर चला गया है। तो अलकरम स्टूडियो है, गुल अहमद है, खाड़ी है, सफ़ायर, निशात और ज़ेलबरी। उमर भाई की चॉइस में भी हम ओनली ज़ेलबरी। तो सर क्योंकि प्राइस पॉइंट में बाकी सारे तो इनको मैच नहीं करते। अच्छा सर एक और Different league है। एक और ब्रांड भी है, शायद हम उसको मिस करें, ईडन रोप, तो उसके बारे में सर क्या है? ईडन रोप आई डोंट थिंक सो इस कैटेगरी में फॉल करता है। वो अभी रिसेंट हुआ है, उनके साथ एक कोलैबोरेशन हुई है एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस की, उसके बाद इनकी लॉन में अवेलेबिलिटी अच्छी हुई है, लेकिन अब इस लेवल पे नहीं आई कि हम इसका कंपेयर करें। हाँ लास्ट लॉन बेसिकली सॉरी वो सर एक तो ब्रांड इतना कोई यार नया नहीं है, ब्रांड काफ़ी पुराना चल रहा है और नंबर ऑफ डिज़ाइंस और MOQ और क्वांटिटी वाइज एक अच्छा चल रहा है, बट आई थिंक वो अपनी
जो प्राइसिंग है ना वो इतनी अप डाउन है ना कि वो किसी भी कैटेगरी के साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पाया। अभी रिसेंट हुआ ना, अभी मैं उसमें मुझे मालूम है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेशन किया और वो उनकी लॉन की प्रोडक्शन की पूरी जो कंप्लीट प्रोक्योरमेंट, यानी कि वो एंड टू एंड उनकी जिम्मेदारी है वहाँ तक पहुँचाना। आप देखा होगा उनकी बहुत बड़ी कैंपेन भी थी इस दफ़ा। यूएसए में जाके स्टोर खोले अभी उन्होंने। जी, पता नहीं अब वहाँ के रिजल्ट अभी तक आए नहीं है मेरे पास, लेकिन उसके लिए पहले पाकिस्तान में अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, या कंटिन्यूटी के साथ आना ज़रूरी है। ये भी पहला सीज़न है उनका, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन हाउस मिलता है तो उसके बाद तो एंड टू एंड सोल्यूशन होता है ना, तो वो इनका प्रोडक्शन पार्टनर है, यूँ समझ लें। अरे सर, एक चीज़ जो मुझे बार बार बहुत नज़र आ रही थी इनकी सोशल मीडिया पर रिसर्च के दौरान, वो ये कि सर इनकी कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। वो साइज़ के इशू की वजह से हो सकती है, वो कंप्लेंट्स में ये कहूँगा कि CS की जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना वो उतनी नहीं थी। तो इसको सर कहाँ आप रेट करेंगे और आपके दौर में सर मसला कितनी? ये है कि अब इसी बात से रिलेट कर लेना कि एक उसके पास फ्लक्स कितना बड़ा है, इनफ्लक्स जो है वो कस्टमर का, अगर उसका अगर मैं कहता हूँ 1% कंप्लेंट है तो वो सारी जो अदर ब्रांड्स हैं उनकी कंप्लेंट्स भारी हैं। बिल्कुल अगर मैं कहता हूँ कि अगर 1 लाख ऑर्डर उसका डेली निकल रहा है और 1000 कंप्लेंट है तो दूसरे ब्रांड्स की तो 2, 4, 5, 10 होती है, इनकी 1000 होती है, लेकिन वो परसेंटेज में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन नंबर तो यकीनी तौर पे ज़्यादा ही होगा। शायद अब कर सकते हैं अगर वो AI एजेंट और ये सारा अडॉप्ट कर लें, जो अभी नज़र आना शुरू हो गया उनका, तो ये भी आ जाएंगे कम। लेकिन तो ये आमिन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा हम भी कोई एनालिसिस किया करते थे तो इन कंप्लेंट्स को हम परसेंटेज की बजाय नंबर्स में देखा करते थे ताकि इसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि परसेंटेज में ये बहुत मिनिमल नजर आता है, छोटा नंबर नजर आता है। लेकिन आपने देखे होंगे फॉर एग्जाम्पल 1000 में से 6 आपको कंप्लेनिंग कमेंट्स मिले हैं, बट उसको परसेंटेज निकालेंगे टोटल वॉल्यूम के ऊपर जाके तो वो शायद कुछ भी ना लगे। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी AI के ऊपर या और बहुत से टूल्स की बेस के ऊपर कस्टमर सर्विसेज को जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम ब्रांड्स। अभी को बहुत बड़ा सक्सेसफुल मैंने भी अभी ना कोई 3 महीने पहले AI एजेंट अडॉप्ट किया है अपने CRM में, तो मेरी जो 70% ट्रैफिक थी ना वो हैंडल करता है, और जिस पे वाकई को डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है या वो बंदा कह ही देता है कि मुझे ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए तो हम एजेंट पे जाते हैं, अदरवाइज वो सारी क्वेरी श्यूरी जो है वो AI एजेंट संभाल रहा है और बड़ी स्पीड से। इसमें थोड़ा सा हमारा कल्चरल भी है और फिर अवेयरनेस का भी है कि हमारी अभी जो ऑनलाइन की मार्केट है ये कोई बहुत मेच्योर मार्केट नहीं है, अभी इसकी बड़ी यंग एज है, छोटी एज है। हमने कोविड के बाद तो ये ऑनलाइन मार्केट को देखा है, सो कस्टमर भी अभी यूज टू नहीं है कि कंप्लेन को कैसे हैंडल करना है। दराज वाज द फर्स्ट जिसने ये टूल्स लगाए थे और वो ऑटो के ऊपर आपकी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हो रही थी और रिस्पॉन्स आ रहा था, बट लोग हैप्पी नहीं थे। सर अभी एक बच्चे ने ना मैसे स्क्रीनशॉट दिखाया था मुझे, उसने AI एजेंट लगाया हुआ है, तो उसने बड़ी क्विक रिस्पांस उसको आते रहे उससे, तो चौथी 5वीं लाइन में ना उस लड़के ने उस AI एजेंट से पूछा कि आपकी शादी हो गई है, फिर उसने रिस्पांस दिखाया, देखा नहीं मैं AI एजेंट हूँ। तो वो जब कह रहे ना कि अभी हम सीख रहे हैं या बड़े हो रहे हैं या अभी बहुत छोटे, अभी ये रिसेंट है कि AI एजेंट से भी उसने पूछ लिया कि क्या आपकी शादी हुई है। वॉइस ऑफ कस्टमर ग्रुप है, फिर उसके ऊपर भी सर जाहिर सी बात है वहीं से ही हम सारा सर्च कर रहे होते हैं, तो कभी कभी और ब्रांड भी हैं सर, ज्यादती भी बहुत कर जाते हैं। सर मेरा ना इस पर पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कंप्लेंट ज़्यादा नज़र आ रही है ना इसका मतलब ये है कि वो ब्रांड अच्छा कर रहा है। नहीं यार ऐसा ना करो यार। नहीं सर, मतलब कंप्लेंट्स ज़्यादा होने का मतलब ये है, यार नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा, नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा, इसका मतलब कंप्लेंट ज़्यादा। आप देखिए, आप एक जेनेरिक सी बात करते हैं, ऑलमोस्ट हर ब्रांड में एग्जांपल के तौर पे 5% कंप्लेंट्स है। अब अगर 5% एग्जांपल के तौर पे ठीक है, ठीक लेकिन उसके है, ऊपर- अगर एक ब्रांड ऑर्डर ही 100 कर रहे थे 5 कंप्लेन आएंगी, एक लाख ऑर्डर कर रहा है तो उसके 5000 कंप्लेन आएंगी। 5000 तो वो जो जहांगीर वाली बात है ना, जिससे ज्यादा कंप्लेन है इसका मतलब उसके नंबर ऑफ ऑर्डर भी ज्यादा है। नहीं यकीनी तौर पे ज़्यादा है, लेकिन एक वक्त में वाकई ऐसा मुश्किल था कि उनको 10-12 एजेंट बिठाने पड़ते थे। सर अब तो ये ठीक है ना, मसला हल हो गया। अब तो ये मसला हल हो गया। अब तो सर कॉल वाला एजेंट भी आ गया कि अब आपको कोई कॉल करेगा तो आगे से AI सलाम दुआ जवाब, उससे बात, उसका मसला हल, हर काम वो करेगा। अगर उसको भी नहीं समझ आएगा तो फिर वो टिकट क्रिएशन की तरफ जाता है मामला। आज की बात सुनिए, व्हाट्सएप की कॉल का भी एजेंट आ गया आज लॉन्च। हाँ व्हाट्सएप में दोनों ही बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के वो ऊपर पहले भी कॉल और के ऊपर वो- था, IVR के ऊपर था, अब वो व्हाट्सएप की कॉल के ऊपर भी सर आ गया। सर एक क्वेश्चन और आपसे होगा मेरा, सर ये जिस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ और टैक्सेस चेंज होते हैं, तो क्या हमें लाइमलाइट के लिए कोई ऐसा थ्रेट लग रहा है आगे कि क्योंकि डेफिनेटली सर मैसेज को कर रहा है, प्राइसेस भी बड़ी और रीजनेबल सी हैं, तो इसमें एक हद तक ही एक तो कंपटीशन मार रहा है, काउंटरफीट वाले, रेप्लिका वाली मार्केट, ये वो सब वो लहरा मार रही है, तो इसमें अगर कोई गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसी आ जाती है तो क्या लाइमलाइट को कोई खतरा हो सकता है? देखिए सर, ये तो थ्रेट किसी के लिए भी हो सकता है। अगर अभी बात कर रहे हैं आप 18% सेल्स टैक्स है रिटेल के ऊपर,
ये शुरू हुआ था इंटीग्रेटेड वालों के ऊपर 12% से, और वो बढ़ता बढ़ता शायद 12 से भी कम था, 12 से बढ़ता बढ़ता उन्होंने उसको मैच करवा दिया नॉर्मल रिटेलर के साथ। एक तो वो इंसेंटिव गया जो टैक्स पे कर रहा है, और कस्टमर को 18% सेल टैक्स नहीं नजर आ रहा होता, ये कस्टमर की तो कॉस्ट होती है। यस, अभी पिछले दिनों रूमर था मे बी गवर्नमेंट को 1-2% सेल टैक्स बढ़ाने जा रही है, ऑब्वियसली उससे हर ब्रांड हिट होगा। और अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो सुपर टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ सुपर है। टैक्स तो सर चीजें निकाल दी हैं सबकी। सुपर टैक्स का अगर थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट कोई और कम कर देती है और परसेंटेज बढ़ा देती है तो यस, लाइमलाइट ही नहीं, मेरा ख्याल है हर जो ब्रांड है पाकिस्तानी वो इससे इफेक्ट होगा। तो ये थ्रेड तो रहेगी ना सर, फिर ये प्राइसेस। थोड़ी सी और बात मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक तो ये कि गवर्नमेंट के जो अरबाब इख्तियार हैं, जो भी जिन लोगों ने हमने जिन लोगों से गुजारिश की थी टाइमिंग के हवाले से, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हम और बहुत सारे पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशंस और ख़ास तौर पर कैब के जो अहदेदारान हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की। तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनकी बात सुनी। लेकिन ये सुनने में थोड़ा सा अभी अधूरापन है। अधूरापन ये है कि आपने अभी भी लिमिट कर दिया है कि जी ये इस तारीख तक होगा। आप थोड़ा सा अंदाज़ा करें कि एक मेल और फीमेल बोथ ये काम से 6 बजे निकलेंगे, 8 बजे तक वो किसी भी आउटलेट पे नहीं पहुंच सकते। पाकिस्तान में जो फैमिली कल्चर है या हमारे पास जो कहीं भी एक डेस्टिनेशन पहुंचने का टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरी एक दरख्वास्त है कि इस बारे में सोचें। और मैंने जितनी भी एसोसिएशन के हवाले से मैंने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ये जो भी हमें पॉलिटिशियन वहाँ उस वक्त एक में जो मुद्दा सुना रहे होते हैं वो कहते हैं कि जी वेस्टर्नाइज और मैच्योर नेशंस जो है वहाँ पे 6 बजे 8 बजे बंद हो जाता है। तो वहाँ देखिएगा कि वहाँ पे टूरिस्ट है, टूरिस्ट के पास सारा दिन होता है, वो घूमता है फिरता है, उसे कुछ नहीं करना है, उसे ऑफिस नहीं जाना है। वो ऑफिस जाने के लिए टूरिस्ट नहीं बना था, वो जाएगा जिस वक्त चाहे परचेज करे वो कर सकता है, और 6 बजे या 8 बजे बंद हो जाए तो वहाँ चल जाता है। लेकिन पाकिस्तान में तो 2-3% भी टूरिस्ट नहीं है, हमारी तो लोकल इकॉनमी है। तो खुदारा इसको इस तरह भी देखें कि ये मेच्योर होते होते हमें बड़ा टाइम लगना है। या तो आप कोशिश कीजिए कि टूरिज्म बढ़ा दें। सर वो हमें टूरिस्ट बनाना चाह रहे हैं कि 6 महीने बाद ये लॉकडाउन की सूरत हाल कम करेंगे तो एज अ टूरिस्ट भी हम बाहर निकलेंगे। हम मॉल्स में जाके देख रहे हैं यार, ऐसे जा रहे जैसे फर्स्ट टाइम आके देख रहे हैं। इसके हल तो सर इसकी खतरनाक चीज़ें हैं सर। इसकी एजुकेशन के ना कई लेवल्स हैं। आप पहले ये करें कि मैं कहता हूँ कि आप ठीक है फिर 8 बजे से ऑफिस करें, 5 बजे तक तमाम ऑफिस को पाबंद कर दें या 7 बजे से कर दें। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि वेदर का बहुत बड़ा रोल है। अगले 3 महीने का जो वेदर है मगरिब से पहले, जो कि तकरीबन 7 बजे का टाइम है, उससे पहले तो कोई भी शख्स बाहर निकलना अफोर्ड नहीं करता। सर मैंने आज ही देखा वेदर, कस्टमर कैसे आएगा? 27 तारीख तक 0 मॉइस्चर है जी, और ईद के दिनों में 47 टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में मगरिब से पहले कौन सा कस्टमर शॉपिंग के लिए जाएगा? और मगरिब हो रही है 7 बजे। अच्छा, अब और इसके साथ जो वेस्टर्न की बात आप कर रहे हैं, वहां पर ऑफिस सुबह अर्ली स्टार्ट होते हैं, 7 बजे ऑफिस स्टार्ट हो रहे होते हैं, 8 बजे ऑफिस स्टार्ट हो रहे होते हैं, और 4 बजे अगर वो लोग ऑफ कर रहे हैं तो दे हैव एम्पल टाइम आफ्टर 8 और 9 PM। सोचें कि गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं वो अगर 7 बजे खुलना शुरू हो तो अटेंडेंस कितनी होगी? नहीं, वो ज़ाहिर कल्चरल है। ऑब्वियसली अगर हमने इस तरफ जाना है, इस फिनोमिने को कैप्चर करना है, मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है जब हमने डे लाइट सेविंग शुरू की। तो जिस दिन डे लाइट सेविंग मोड में जाते थे, घड़ियाँ चेंज होती थी, ऑफिस वाले अपने टाइमिंग चेंज कर लेते थे। मतलब प्रैक्टिकली 0 इम्पैक्ट था उसका। अच्छा उस वक्त सेल्स का इतना इम्पैक्ट नहीं आया था। मैं उस वक्त गुलामत में था, तो हमें जो प्रॉब्लम आया था वो ये था कि हमें 10% टारगेट के अगेंस्ट डिप आया था। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ 30% फुटफॉल डिप आ गया, जिसने जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया वो ये किया। अब ये इसके लेवल्स हैं। इससे पहले ये कि ये करें, इसको हमें चाहिए कि भाई पूरा इकोसिस्टम ऐसा डेवलप कर दें कि लोगों के पास कम से कम 3-4 घंटे शॉपिंग के या फैमिली के साथ गुजारने के लिए हों। क्योंकि यहाँ तो ये होता है, या तो माँ अगर जॉब करते हो घर आएगी तो बच्चों को या और किसी को लेके जाएगी, शौहर भी ऐसे ही है कि वो काम से पहुँचेगा तो लेके जाएगा ना। एग्जैक्टली। तो देखिए सर, बेसिकली इस तरह के जो फैसले हैं ना, आई थिंक इसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं की जा रही। ठीक है, ये यार इसने मशवरा दे दिया कर लो, हाँ यार ये कर दिया, उसने आगे बात की यार ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी मुल्क में रेलवे का निज़ाम ना हो, वहाँ पे रेलवे मिनिस्टर हो। ठीक है, तो अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे हैं सेंसलेस डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अगर आपने इसको पेट्रोल बचाने के लिए किया तो यार कितना पेट्रोल बचा लिया? ठीक है, हमने डिफरेंट रिपोर्ट्स देखी हैं यार, जितना पेट्रोल लॉकडाउन से पहले यूज़ हो रहा था उतना ही अभी हो रहा है। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि जब इस तरह के फैसले आप करें, ज़रूर करें, आप ही का इख्तियार है, लेकिन उसमें जो प्रोफेशनल्स ऑन ग्राउंड हों उनको शामिल कर लें, या वो नुमाइंदा तंजीमें जो इन सारे चीज़ों को काम कर रही हैं उनकी राय ले लें पहले
कि यार बताएं हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, आप पूरा करके बताएं हमें, वो आपको पूरा हल के साथ आएंगे आपके साथ। ऑब्वियसली वो बेसिकली वो सोल्यूशन जो है ना, वो आपके पास अपने पास सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन किसी से पूछ लें जो कि एक्चुअली में उन चीज़ों में काम करे, जिनकी ग्रिप इन चीज़ों के अंदर है, जिनके नंबर या जिनकी वर्किंग सारी इन स्टेट्स। टेक्नोक्रेट है ना, देखिए टेक्नोक्रेट स्टाइल होता है ना ये, कि अगर बैंकिंग का बैंकर से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? तो रिटेल का आप अगर रिटेल्स वालों से नहीं पूछोगे तो आप किससे पूछोगे जाके? तो आप हमें कहते हैं आपसे यानी कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे टाइम लेने के लिए हमें कई हफ्ते लग जाते हैं। सर हम अपनी बात पहुंचाने के लिए हमें कितनी एफर्ट करनी पड़ी, ठीक है? वो अब लकीली हमारे इस पैनल डिस्कशन के 2 दिन बाद जो है वो नोटिफिकेशन हो गया, लोग हमें मुबारकबाद दे रहे थे। मैंने कहा भाई हमने तो आखिरी दफा हमारा नहीं सर, उससे पहले भी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई थी और काफ़ी लेटर्स वगैरह भी लिखे गए थे, मतलब उसके पीछे भी वो एफर्ट थी, बट वो एफर्ट रंग कब लेके आई, ठीक है? अब क्या इम्पैक्ट करेगा वो 1 जून के बाद अगर वापस इसको मैं यही कह रहा हूँ कि जो मेहरबानी इस सोच के तहत की गई है उस मेहरबानी को थोड़ा लंबा कर उसको दें। कंटिन्यूटी का रूप दें। अगले जो महीने हैं अगर रिटेल बिजनेस के देखें, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जो है ये मुश्किल तरीन हमारा पीरियड होता है पूरे साल का। सर हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा मुल्क, हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह पहली जॉब करते हैं और शाम को किसी मार्केट में पार्ट टाइम कोई छोटा ठेला लगा लिया, कोई चाट की रेडी लगा ली, कुछ कर लिया, उसकी बुनियाद पर वो अपना घर चला रहा था। तो उसकी सेकंड जॉब तो हमने मार दी ना 8 बजे मार्केट बंद करके, जो कि वो बेचारा ऑफिस से आता था 7 बजे। कुछ लोग ऐसा पार्ट टाइम ऑफिशियल जॉब भी करते हैं, ऑफिशियल भी करते हैं, बट जो इस तरह का एक बहुत बड़ा तबका था जो कि शाम को मार्केटों के अंदर कोई अपना थोड़ा सा एडिशनल इनकम क्रिएट करता था, वो बुरी तरह पिसा है इस लॉकडाउन की सिचुएशन से। हाँ बिल्कुल सही है। मैं कराची में जहाँ रहता हूँ दोराजी में, वहाँ पे मेरे बच्चों की ना एक फेवरेट फिंगर चिप्स जो थी वो होती थी। वो एक साहब जो थे वो टीचर थे, वो आ जाते थे 4 बजे और शाम में वो लगाते थे। अब वो इतना माशाल्लाह अच्छा काम हो गया कि उनको एक पूरी दुकान लेनी पड़ी, लेकिन वो शुरू यहीं से किया था उन्होंने। एग्जैक्टली तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, और ऑलरेडी देखें एसोसिएशंस हैं, बॉडीज़ बनी हुई हैं, उनसे मशवरा लेने में कुछ नहीं जाता है। पॉलिसी वो लगा रहे होते हैं, अच्छा फिर बाद में याद आता है हाँ यार ये तो वाकई हमने सोचा ही नहीं, इसको वापस रिवर्ट करो। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होता है कि क्या इमेच्योर से डिसीजन हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकली क्या आ रहा होता है। जिस मकसद के लिए करें आप वो देखें क्या वो मकसद पूरा हो रहा है। अगर तो पूरा हो रहा है चले भी बंदा फिर भी कहता है, लेकिन वो मकसद भी पूरा नहीं हो रहा बल्कि और तबाह हो रहा है। देखिए मैं अपना इस बात को वाक़तन एक बिल्कुल ऐसे माहौल में बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे सुनवाई की मुझे उम्मीद होगी कि हमारी सुनवाई हो जाती है। आप यकीन जानें जिस तरह ये अगर लॉकडाउन आपने री इम्पोज किया तो मैं बहुत सारी कंपनियों का मुझे पता है कि वहाँ ये वर्किंग शुरू हो गई है कि अगले फिर उस रिसोर्स कॉस्ट जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो जो रिसोर्स कॉस्ट कम यानी कि जो बिज़नेस का डिक्लाइन है अगर उसके मुताबिक हम करने जाएँ तो 20 से 25% रिसोर्स या HR कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। सोचें बेरोज़गारी हमसे कहाँ निकल जाएगी हमारे हाथ से। आप कोशिश कर रहे हैं मुल्क बचाने की, हम अपना सेगमेंट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ समझाने की बात इसमें यह है कि हम लोकल इकॉनमी पे भी बेस करते हैं। हमारे पास कोई टूरिस्ट नहीं है, हमारे पास कोई आउटसाइड कस्टमर नहीं आ रहा, हमारे यही लोग हैं। इनको आप टाइम देंगे तो ये घूम फिर के यही खरीदेंगे, यहीं से आपको टैक्सेशन आनी है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यही कि टैक्सेशन कलेक्शन में ये जो किससे कह सकते हैं कि सेगमेंट है ये सबसे ज़्यादा है, पॉज तक इंटीग्रेटेड है। एक सेल भी होती है ना तो FBR को पता होता है कि आज एक सेल होगी है, तो जहाँ पे इतनी रेगुलराइजेशन है उसी को सबसे ज़्यादा पीसना ये मेरे ख्याल है टैक्स में भी कोई जो है ना इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। सर मेरा बस लास्ट क्वेश्चन है वो आप दोनों से अगेन फिर होगा। सर क्या लगता है आगे आने वाले 2 साल के अंदर लाइमलाइट कहाँ जा रहा है और क्या कोई इस तरह का कंपटीशन है जो इसको टक्कर दे सकता है? जिस प्राइस पॉइंट में ये खेल रहा है क्या किसी और का इस प्राइस पॉइंट में खेलना आसान हो सकता है? देखिए सर, जहाँ तक मेरा छोटा सा एनालिसिस है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड इस वक्त ये सकत रखता है तो लाइमलाइट को कोई चैलेंज दे सके। यस, उन्हें चैलेंज अगर होंगे तो इंटरनल चैलेंजेस होंगे, जिस तरह की अभी हम बात कर रहे थे कि उन्हें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा इस इन्फ्लेशन के दौर के अंदर, जो कि इस वक्त पूरी वर्ल्ड को जो है वो अफेक्ट कर रही है ऑयल प्राइसेस की वजह से। इसके अंदर वो अपने अगर प्राइस पॉइंट्स को मेंटेन कर लेते हैं या उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने देते तो यस देयर इज़ नो लैकिंग बिहाइंड, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ उनको जो है ना वो चैलेंज कर पाएगी। अच्छा सर, मुझे क्योंकि दोनों के बारे में काफ़ी फेयर आइडिया है रेवेन्यूज़ का, जो कंपटीशन है, साया विल बी अ बिग कंपटीशन टू लाइमलाइट इन कमिंग 2 years। नंबर ऑफ स्टोर उसने यकीनन मैच कर गया इनके साथ, बल्कि इनके से आगे निकल गया, लेकिन जो स्क्वायर फीट में अभी इनसे पीछे है, लेकिन स्क्वायर फीट में भी वो 2 साल में आगे निकल जाएगा। और उसके बाद भी सर सेम पैटर्न पे इसी तरह है, यान वीविंग इनसाइड है, यान इंपोर्ट है, वीविंग इनसाइड है, एम्ब्रॉयडरी भी इनसाइड हो गई है। प्रोसेसिंग अब इतनी सस्ती हो गई उनके लिए कि इतना बड़े रन होते हैं उनको प्रोसेसिंग लगानी नहीं चाहिए साया को, वो नहीं लगा रहा। स्टिचिंग उसकी भी आप ही की तरह पैटर्न पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर चुका है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कमिंग 2 ईयर्स हैं उसमें साया और इनके प्राइस वॉर बड़ी क्लोज आ जाएगी। दूसरा, वो अगर उस ब्रांड की चीज़ें भी देखें साया की भी, तो वो जो आपने क्वालिटी वाले मैचेस गए थे ना, वहाँ भी इसी हद तक वॉच किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि नेक्स्ट 2 ईयर में अगर वो इंटरनल चैलेंजेस ना आए, अल्लाह करे ना आए, तो इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा जो है वो कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। कंपटीशन देखने में जो मज़ेदारी है वो ये होती है कि उसमें भला जो होता है ना वो कस्टमर का हो जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर कस्टमर का भला होगा तो इसका मतलब और बिजनेस बढ़ेगा। देखिए, अभी अगर हम एक इसमें ना एक फैक्टर और ये भी है सर कि बहुत बड़ी मार्केट अभी अनटैप्ड है। अगर आप ये इन सारे ब्रांड्स को जो मासेस को सर्व कर रहे हैं, इसका सारा वॉल्यूम देखें तो शायद ये 10 to 20% ऑफ एक्चुअल पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर पा रहे। जी, मैंने वो किया था, मैंने प्रोडक्शन टू रिटेलर काउंट किया था तो कुछ भी नहीं था वो। कुछ भी नहीं था। सो अभी बहुत बड़ी मार्केट अनटैप्ड है। अगर हम इसी तरह शू इंडस्ट्री में भी अक्सर ये डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट ऐसी है जो ब्रांड्स के पास अभी नहीं आती। वो शायद वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती, वो सोच रहा होता है कस्टमर के यहाँ पर मुझे चीज़ महंगी मिलेगी। ये जो कराची के कुछ ब्रांड्स हैं, बिन हमीद, बिन सईद, उनके नंबर सुन के, और कई ब्रांड उनके आसपास भी नहीं फटकते। 1-2 प्रोडक्शन हाउसेज में गया हूँ, उन्होंने हमें कराची में उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पेस नहीं है क्योंकि हम बिन सईद के साथ, बिन हमीद के साथ काम कर रहे हैं। तो वो इनसे बिल्कुल अलग हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट लीग पे खेल रहे हैं वो लोग। लेकिन सर प्राइसिंग उनकी भी उतनी ही खतरनाक है जितनी आप लाइमलाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिन अच्छा, सईद का लेकिन भी देखिए उनके साथ और लाइमलाइट और साया के साथ एक फ़र्क है। यहाँ पे एक ब्रांड, एक डिज़ाइन स्ट्रेटजी या एस्थेटिक को कंट्रोल्ड वे में चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है। वो सारे शूटर चल रहे हैं वो। अच्छा सर, एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि आउटफिटर ने एक अपनी पूरी वर्किंग करके एक जनरेशन्स को वो सर्व किया, और उसके बाद जब वो गैप क्रिएट हुआ, ठीक है, वो नई जनरेशन जेन ज़ी आई, तो आउटफिटर ने शायद उसको थोड़ा सा मिस किया और लामा ने उस गैप को फिलअप किया और पूरी ऑडियंस लेके चला गया। तो क्या यही लैमलाइट के साथ होगा विद साया? अच्छा नहीं, लाइमलाइट के साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि सेम जॉनरे को, सेम कैटेगरी को दोनों मेंटेन कर रहे हैं, और बैकएंड के जो सप्लाई चेन की जो वर्किंग है दोनों की एक जैसी है। जैसे सर ने बताया, उन्होंने इनके यहाँ वीविंग नहीं है, उनके पास अपनी वीविंग है, उनके पास अपना जैकार्ड है, उनके पास एम्ब्रॉयडरीज अपनी है, साया के पास स्टिचिंग भी लगी है, इनके पास भी ऐसे ही। इनके पास अगर वीविंग नहीं है तो इन्होंने प्रोसेसिंग लगा लिया। तो दोनों के पास जो मार्केट के बेस्ट एडवांटेजेस हैं वो हैं। अच्छा, दोनों का जो दारोमदार है वो है डिज़ाइन पे। दोनों की डिज़ाइन इस वक्त अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों की लाइकिंग में, मैसेज जो है वो उसकी बेस्ट चॉइस में आते हैं। सर मैं डिज़ाइन की लाइकिंग से बढ़ के मैं कहूँगा ये ट्रेंड सेटर है। जो ये डिज़ाइन रेंज लॉन्च करते हैं, लोग उसको कॉपी कर रहे होते हैं। लैमलाइट की साया? लाइमलाइट। अच्छा, साया की अगर हम बात करें ना सर, मुझे एक चीज़ जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है साया के लिए वो ये है कि लाइमलाइट ने तो चले अभी एक्सेसरीज वाली जो एवेन्यूज थे ना वो एक्सप्लोर कर लिए, वहाँ पे जाके स्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद पूरी एम्प्टी पड़ी है लाइन उसके पास है। तो अभी वो ये कर सकता है कि वहाँ पे कोई डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करे और ऐसी जगह पे चोट पहुँचाए कि अच्छा, यार मुझे लगता है जो सर ने शुरू में कहा था ना कि वो अपनी कोर में रहते हुए ना, साया भी अपनी कोर में है, टेक्सटाइल में उसकी कोर है। जिस दिन उसने एसेसरीज की तरफ तवज्जो की तो यकीनी इतना बड़ा फुटफॉल है, वो वहाँ भी वही करेगा। मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो करेगा, ठीक है, और लैमलाइट को एक बहुत हद तक डैमेज भी हो सकता है। मैं आतिफ साहब की बात के साथ वैसे मुत्तफिक हूँ। मुश्किल मुझे ये लगता है कि सर, क्योंकि देखें साया के पास सिर्फ मुस्तफ़ा साया साहब है, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, उनकी जो वाइफ की पावर है ना उनके साथ, यहाँ वो एक नहीं है, यहाँ पे एक कॉम्बो है। वो कॉम्बो वो कहीं पे भी वीक होते हैं ना, वो एक बंदा एग्रेसिव भाग रहा है, दूसरा बंदा डिज़ाइनिंग पे काम कर रहा है। अच्छा हैदर भाई, एक वो कॉम्बो से आपने एक फोमो बना दिया और उसको आपने एक ब्रांड जनरेट बना दी, बिल्डअप कर दिया, जो कि एग्जाम्पल थी आउटफिटर्स की, ठीक है। वो 2018-19 तक अनबीटन था या कोई उसके मुकाबले में था ही नहीं, ठीक है। आज दो है ना, आज उसके मुकाबले में हम डिस्कस करेंगे यार, लामा ने उसके 40% प्रॉफिट्स को या वो वहाँ पे उसको डैमेज कर दिया, उसकी ट्रैफिक और उसकी ऑडियंस लेके चले गए, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपका फ्यूचर में वो क्या गैप क्रिएट होता है, आपका न्यू शॉपर, आपके न्यू ट्रेंड्स कैसे चेंज होते हैं और कौन उनको जल्दी अडॉप्ट करता है। देखिए सर ने बताया था कि उसकी कुर्ती ही उसकी यूएसपी आज भी है, शॉर्ट कुर्ती। अगर मुझे, क्योंकि मैं उनको भी वॉच करते रहता हूँ साया का, उनके पास भी जो सबसे टॉप सेलिंग स्टिच कैटेगरी है वही शॉर्ट कुर्ती का क्वाड सेट है। लेकिन सर देखे ना, ये तो उन्होंने कॉपी किया ना,
और कॉपी करके शायद मैं ये कहूंगा उन्होंने शायद नई मार्केट टैप की। अब कंपटीशन कह सकते हैं बहुत कराची में, क्योंकि लाइमलाइट वीक था ना, तो उन्होंने वहां कैप्चर कर लिया। बस ये पॉइंट, हम लामा की जो बात कर रहे हैं ये ना हर point। बार, तो जो लामा ने जिस मार्केट को कैप्चर किया ना, वो मार्केट पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोई भी ब्रांड वो वाली प्रोडक्ट दे ही नहीं रहा था। मुझे कोई एग्जांपल बता दें कि लामा के जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर जो प्रोडक्ट लामा जेन जी को बेच रहा है, क्या ऐसी प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई प्रोडक्ट मौजूद थी हमारे पास? आउटफिटर नहीं थी। आउटफिटर दे रहा था, लेकिन वो कस्टमर उसको फील नहीं कर रहा था। ट्विटर से नहीं ले रहा था, हाँ। ट्विटर को दे रहा था, कस्टमर नहीं चाह रहा ले रहा था। क्योंकि वो ना ब्रांड रिकग्निशन कुछ और थी। जी, आउटफिटर की ब्रांड रिकग्निशन कुछ और थी। लामा ने उस जो है ना गैप को कवर किया और अपना जो है वो जगह बनाई। ऐसा ही हुआ लेकिन जैसे आउटफिटर अगर चाहता है तो वो गैप क्रिएट ही ना होने देता। सुजुकी ने के साथ हुआ ना, जो लियाना के साथ हुआ, वो करोला हिट हो अभी गई फ्रॉन्स के लियाना। साथ हो रहा है। सर सबसे आखिर में आगे एसयूवीज ने दे दी। एसयूवी भी नहीं है, वो कहते हैं एक्सयूवी है। खैर मुझे लगता है, मैं मुतफिक हूँ कि लाइमलाइट को कंपटीशन देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर, जिस जगह के अंदर, मतलब डिजिटल फर्स्ट बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपके अल्फाज में ही सारा राज छुपा हुआ है। कंपटीशन होता ही टफ है, ऐसे ही। आसान तो हो ही नहीं सकता ना। ऐसे ही। वो नहीं, लेकिन सर जिस तरह लामा ने दिया, अमिताभ जितेंद्र एक पुराने दौर के एक्टर थे, तो उस वक्त नंबर 1 चल रहे थे अमिताभ। तो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि हाउ डू यू रेट के रैंकिंग में अगर एक्टर्स को, उसने कहा 1 से 10 तक तो अमिताभ है, उसके बाद फिर लगा लें जो भी है। खैर अभी तक 1 से 10 तक लाइमलाइट है, लाइमलाइट है। उसके बाद आप जो मर्जी लगा अब लें। देखें उसके बाद बट अब ये लाइमलाइट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उनकी वर्किंग है कि वो 1 से 10 तक की पोजीशन को कब तक मेंटेन रखते हैं, और किसी को देखिए, मैं नहीं तो आने उनके लिए देते। दुआ कहूँ कि यार वो बाई मंथली वाला सेटअप चलाते रहें, ताकि उनकी देखा देखी दूसरे इंडस्ट्रीज भी इस तरह सोचें। हाँ, अच्छा एक चीज़ और, लास्ट एक पॉइंट, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था। एक तो लाइमलाइट, आप वो बेहतर बता सकते हैं, लाइमलाइट मार्केट से ज़्यादा सैलरीज देता है। अच्छा, वो ज्यादा कैसे होती है, मैं समझ नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। मार्केट कंपेटिटिव होती है, यस, अच्छा पे मास्टर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप कहें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यार लाइमलाइट के लोग बहुत मुश्किल से उनको छोड़ के जाते हैं, और जब भी छोड़ के जाते हैं वो बड़े ना, वो पत्थर दिल के साथ छोड़ के जा रहे होते हैं, दिल नहीं कर रहा होता जाने का। मैं कहूँगा नो कमेंट। नहीं, देखिए वहाँ पे जो सेल्स टीम है ना, उसका छोड़ना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि वहाँ पे रेवेन्यू बहुत अच्छा है, तो उनके इंसेंटिव कमीशन बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये एक वाकई बात है कि लाइमलाइट का जो सेल्स टीम है ना, उसके लिए छोड़ना इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है कि दूसरी जो कंपनीज हैं या ब्रांड्स हैं, वो उतना उनका रेवेन्यू होता है, वो नहीं दे पाते। ये मैंने सुना था एक लाइमलाइट के बंदे से ही, वो कहता है यार मैं जब भी छोड़ने की कोशिश करता हूँ ना, उनको कोई ऑफर देता हूँ तो वो उसको फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरी सैलरी बढ़ जाती है। तो मैं हर 3-4 महीने बाद इंटरव्यू देने जाता हूँ, ऑफर लेटर लेता हूँ, यहाँ से कहता है मेरी सैलरी बढ़ती जा रही है। यानी कि एक ऑफर लेटर चाहिए होता है। एक ऑफर लेटर चाहिए होता है। नहीं सर, उनके जो सेल्स टीम है ना, सेल्स टीम के उनके कमीशन और इंसेंटिव सिस्टम अदर फैशन ब्रांड से बहुत अच्छे हैं। तो सर अगर देखें, कुछ हद तक उनके- बात ठीक है। अगर उनके कमीशन भी अच्छे हैं, फिर वो अगर उसको पे भी अच्छा कर रहे हैं, ट्वाइस वीकली पे कर रहे हैं, तो फिर बरकत तो आनी है ना सर, क्योंकि ओ, बरकत वाली बात आ गई भाई। बेशक कोई शक नहीं है इसमें। अब देखें, अब जैसे सर ने बताया था कि जब वो अकेले थे तो उन्होंने बैग वैग बेचते थे, तो बैठ के एक्सप्रेसो में हिसाब किताब करते थे। शादी की, एक नसीब और जुड़ गया, उसके बाद वो आज तक रुक ही नहीं सके। ऐसे ही है सर। बिल्कुल नसीब का मामला तो है। बिल्कुल। लेकिन सर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे डीड्स भी होते हैं इंसान को कि जो वो आगे, मतलब उसकी ऊंचाई को रोक नहीं सकते। सर एक चीज़, तो उम्मीद है दोस्तों आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। आज की बैठक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, लर्निंग बहुत ज़्यादा हुई। मैं आतिफ साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने नॉलेज शेयर किया, अपना कीमती वक्त निकाला। यामीन साहब एक के बाद एक पंचेस इनके आते रहते हैं, और अब तो मेरे ख्याल है सर आधे से ज़्यादा ब्रांड्स तो आपसे नाराज़ ही हो गए होंगे। किसी को बख्शते नहीं आप। तो मेरी मजबूरी है कि उनका नाराज होना ठीक है मेरे लिए। तो बहुत अच्छा रहा एपिसोड। आज हमने डिसेक्शन की बाकायदा, फेसबुक एड्स की, टिकटॉक एड्स की, गूगल एड्स की, लाइमलाइट के, और इंशाल्लाह आगे आने वाले भी जो जितने भी एपिसोड्स हैं उसको हम कोशिश करेंगे इसी तरीके से करें। अब अगला जो हमारा एपिसोड है वो थोड़ा ब्रांड कहानी से थोड़ा सा हटके होगा, क्योंकि हम कुछ रिटर्न्स की बात करना चाह रहे हैं। जहांगीर के अंदर के कुछ शोले हैं जो कि फड़क फड़क के बाहर निकल रहे हैं, और कुछ कुरियर वालों को सीधा करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। आतिफ साहब को पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ और किन किन के नाम हिट लिस्ट में हैं। तो अगली जो एपिसोड आने वाली है बड़ी ख़तरनाक है, और बच जाएँ, संभल जाएँ, आप आज भी मौका है, वरना इस जहांगीर ने तो अब नाम लेना शुरू कर दिया भाई, किसी को नहीं बख्श रहा वो। तो आई नो हमें पता है कि इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल वक्त भी है आप लोगों पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि
बिल्कुल ही एक एथिकल ग्राउंड से भी बंदा जो है ना वो बाहर निकल जाए। तो ये कुछ डिस्कशन अब मुझे लगता है कि करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। तो नेक्स्ट बैठक जो है उस पर हो रही होगी। लाइमलाइट का जिक्र हुआ, ब्रांड का जिक्र हुआ, कंपटीशन का जिक्र हुआ, कहाँ पे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्या कैटेगरी है, क्या जो है नंबर्स हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन की थी। उसके ऊपर पूरी एक केस स्टडी हमने deploys.pk पे ब्लॉग सेक्शन में डाल दी है। आपने आज जो भी डिस्कशन हुई है उसको बहुत डिटेल में, इवन क्वेश्चंस भी वहाँ लिखे हुए हैं कि क्या क्या डिस्कशन हुई है। बहुत ही, अगर आपने और कुछ नहीं तो सिर्फ आप केस स्टडी आउटफिटर, केस स्टडी इम्तियाज, केस स्टडी आसिम जोफा या केस स्टडी लाइमलाइट लिख लें गूगल पे, तब भी आपके पास लिंक आ जाएगा हमारा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा नॉलेज है। हमने इसको इस दफ़ा बहुत कोशिश की है कि थोड़ा सा इन्फोग्राफिक्स वाली फॉर्म में भी ले आए, तो वो भी उसके के ऊपर हमने लगा दिया है। डिप्लॉयज पे जाके आप पढ़ सकते हैं। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।